सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। Pleasure in welcoming our Honorable Chief Minister Haryana and also the President of the Indian Women Press Corp, Vinita Pandey ji, Suparna Sharma ji, the General Secretary, and all the journalists who have come here today in interaction with the Honorable Chief Minister. With me, I am Dr. Amit Agarwal, Director General Information Public Relations Languages Department, Haryana. With me is Rajiv Jaitley ji, who has been the inspiration for this interaction, for this program. So I welcome you all. This is I would say, not exactly a press conference, but it's more like an informal interaction. And I remember as Finance Minister, when CM Saab presented his first budget 2 years back, so he had an informal interaction with a host of groups, and groups as diverse as homemakers also, because he thought that homemakers feel the pinch of the budget, or they also play a very important role in the economy of the nation, economy of households, etc. So their opinion should also be taken. So he had interacted a lot. He kept a lot of informal interactions with farmers, with industrialists, with the small shopkeepers, with people's representatives. So he likes meeting people. He likes sharing, exchange of ideas. So that makes a whole lot of a difference. This program, and over to you, ma'am. थैंक यू सो मच। मैं आप IWPC के बिहाफ पे सर आपका स्वागत करती हूँ। आप ही का घर है, लेकिन हम लोग बहुत समय से सर को बुलाना चाह रहे थे, तो वो कभी IWPC का हो रहा था, फिर वो वेन्यू चेंज होने लगा, और सर ने वादा किया था कि इस साल मैं ज़रूर मिलूँगा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू राजीव कि उसने वो वादा पूरा करने में मेरी हेल्प की, क्योंकि कल अचानक जब वो दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, हमारा IIC में बहुत बड़ा हॉल बुक हुआ था, उसमें काफ़ी और ज़्यादा लोग आ रहे थे, तो मैं थोड़ा मायूस हुई कि अब क्या होगा। तो फिर CM साहब ने कहा नहीं, हम लोग अपना वादा करेंगे पूरा, और साल ख़त्म होने से पहले ज़रूर मिलेंगे। सो सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने हमें समय दिया और हमारे मेंबर्स से मिलने के लिए आपने टाइम निकाला। IWPC सर 25 साल पुरानी, सब जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं हम सब ने मिलकर ये संस्था बनाई थी, और इरादा ये था कि हम लोग कुछ अपने वेलफेयर के लिए करें, और महिलाओं को एक दूसरे का सपोर्ट भी रहते, सिस्टरहुड की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है IWPC में। और हमारे पास एक जो घर है जिसमें हम लोग बैठते हैं, हम लोग वहाँ आते हैं, हम अपना सारा इवेंट भी वहीं करते हैं। आपका स्वागत है, एक दिन आइए, हमारा खाना बहुत अच्छा होता है, हमारे साथ आप खाना खाइए। तो आज का फॉर्मेट ऐसा है कि जिन लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए होगी, क्योंकि बहुत क्राउड नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, सो वी हैव जस्ट रिक्वेस्टेड स्टेट पे बात करने के लिए। और सर आज विज्ञान भवन आए थे क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी फॉर द प्री बजट कंसल्टेशन। सो सर ने कहा कि मैं आज जाने से पहले IWPC ग्रुप से मिल लेता हूँ। सर मन में तो बहुत सवाल है, पर मैं आपको इससे पहले आई इन्वाइट यू टू मेक सम ओपनिंग रिमार्क्स। हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि हरियाणा जो स्टेट था, वहाँ सेक्स रेशियो का बड़ा खराब इशू था। मैं कई साल पहले जब हेल्थ कवर करती तो बड़े दुख से लिखना पड़ता था कि सबसे स्क्यूड सेक्स रेशियो हरियाणा में है। फिर उसके बाद खप पंचायत ज़्यादा न्यूज़ बनाने लगे, आप जीन्स नहीं पहन सकते हैं, आप लड़कियों पे इतनी पाबंदिशें थी, फिर इंटरकास्ट मैरिजेस। इन सब चक्करों में हरियाणा की छवि, जो उसकी डेवलपमेंट स्टेट की छवि थी, कहीं ना कहीं वो उसके सोशल इश्यूज ने डोमिनेट किया और उसको थोड़ा धूमिल भी किया। तो सर जब आप अपने बात कहें तो ज़रूर हमारे मन में जो शंकाएं हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेके और महिलाओं को लेके जो एक छवि बनी थी, उसके बारे में भी ज़रूर थोड़ा उस पर लाइट डालिएगा तो हमें अच्छा लगेगा। सर ओवर टू यू। पहले तो एक जानकारी के इंग्लिश वाले कितने, हिंदी वाले कितने हैं? आपको जो पसंद भाषा आप उसका बोलिए, सब बाकी आपको जो भाषा पसंद, आप हिंदू बोलिए, हिंदी बोलिए, सब यहाँ पे। मैं तो बोलूँगा यार, मैं तो हिंदी बोलूँगा। वैसे आखिर अलग अलग हमारे पेपर्स होंगे, अलग अलग हम अपने न्यूज़ एजेंसीज के साथ जुड़े होंगे, तो हिंदी के साथ कितने जुड़े हुए हैं यहाँ पर, इंग्लिश का कितने जुड़े हुए हैं? ऐसे अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। इंग्लिश कितने लोग इंग्लिश के हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बायलिंगुअल करते हैं। और बाकी अच्छा बायलिंगुअल करने वाले कौन कौन है? सभी हैं सर, अच्छा, सबके सब है। वेबसाइट्स भी है। इसका मतलब इंग्लिश का प्रेम सबका है। हाँ, कोई मराठी है, पंजाबी है। तमिलियन तो नहीं कोई?
हरियाणवी है। कोई जापानीज भी नहीं है? नहीं, मैं इसलिए दोनों शब्द बोले। एसमीज है, लेकिन वो नेशनल मीडिया के लिए कर रही है। मैंने बात बात में जैसे गपशप करनी होती है ना, ऐसे ही कर रहा हूँ। मैंने दो बातें इसलिए पूछी हैं कि आई हैव पास माई स्कूल सर्टिफिकेट कोर्स इन तमिल ओ एंड नाउ डेज हैं यू आर निर्मला तमिलियन। निर्मला is from Straight Times Singapore. ఎంగ పేరు కదా వీడెంగారు కదా. Nirmala is from Straight Times Singapore. Very good. And nowadays I'm learning Japanese. Oh. पंजाबी में चंगी तरह जानना पंजाबी चंगी तरह जानना है। ऐसा है कि जब इंडस्ट्री के उस सारे एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं तो हमारे यहाँ जापानीज बहुत बड़ी संख्या में है हरियाणा में, और जब कभी उनके साथ बातचीत करते हैं तो उनको लगता है कि कोई हमारी भाषा का भी शब्द आ जाए। एक तो आदमी के एक तो संबंध हमारे है ना कि बिजनेस टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, ऐसे चलते रहते हैं। एक अगर आपको अपने रिलेशंस किसी के साथ हार्ट टू हार्ट बनाने हो तो ट्राई टू एक्सचेंज द वर्ड्स विद हिज लैंग्वेज। मैंने तमिलनाडु में भी देखा है, जब उन लोगों से बातचीत करता हूँ, ज़्यादा नहीं है, 2-4 वाक्य ही होते हैं। अब 2-4 वाक्यों में क्या, अभी आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, क्या खाया, क्या पिया, कब सोए, कब जागे, 10-20 वाक्य अगर बोल दिए तो वो समझता कि हो, यानी वेरी क्लोजनेस जिसको कहते हैं वो आ जाती है। और ये जापानीज में बहुत ज़्यादा है। जापानीज चाहते हैं कि हमारी भाषा में कोई हमारे से बात करे तो दे फील लाइक At home. At home. I'm sure Nirmala, you must have felt a larger connection with him now. हम भी कहीं मानो दूसरे देश में चले जाएं और वो अगर हमारे से हिंदी में बात करते हैं या पंजाबी में करते हैं, इंग्लिश में तो कोई भी करता है, कोई फीलिंग नहीं आती है। अगर दूसरे किसी देश में जहाँ हिंदी नहीं है और उसमें से कोई 4 शब्द हिंदी में हमसे पूछता है, हाउ वी फील लाइक, तो ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो खैर बात में से बात ऐसी निकली। आप लोगों के मेंबर्स के 900 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, और IWPC में प्रिंट, ऑनलाइन, टेलीविज़न, फोटो जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट, सभी जितनी महिला पत्रकार, हिंदुस्तान के ज़्यादातर महिला पत्रकार हमारे IWPC की मेंबर हैं। सर, हम लोग एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग क्लब नहीं है, जैसे प्रेस क्लब है। हम लोग रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज़ एक्ट हैं एज एन NGO, एंड इसलिए हमारा ज़्यादा फोकस वेलफेयर और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ बढ़ाने पर रहता है। इस तरह की इंटरेक्शन हम करते हैं ताकि हम आप लोगों से हमारा परिचय भी है, अच्छा है और हमारे काम में भी उसको हेल्प मिलता है। हम भी चीज़ों को समझते हैं, कई बार हम लोग बैकग्राउंड ब्रीफिंग भी करते हैं, जैसे ताकि हम चीज़ों को इन डेप्थ समझें। इशू समझना ज़रूरी होता है। क्लोज रिलेशनशिप, अपनापन आता है। हाँ सर, सिस्टरहुड रादर। वो ट्रैक में भी हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े रखा है, बहुत बुरा समय बिताया हमारे कई लोगों की। देखिए, आपने कुछ बातें हरियाणा की पूछी है, जैसे आपने अपनी बातचीत में पूछा है। ये ठीक है कि हर एक प्रदेश की अपनी कुछ मूलभूत जो विशेषताएं होती हैं वो सब प्रदेशों की भी होती हैं, सब देशों की भी होती हैं, और उसमें भाषा, खान पीन, ये तो एक चीज़ है, लेकिन डीप सेंस ऑफ जिसको कहना चाहिए ना, सोशल एटीट्यूड, सोशल बिहेवियर, सोशल जो उनके पास्ट होता है उसके साथ जुड़ी चीज़ें होती हैं। हरियाणा में एक चीज़ जिसके बारे में आपने कहा, शब्द तो पूरी खप नहीं है, ये खाप है। इट इज खाप पंचायत। हाँ। खाप पंचायत इज जस्ट लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना 700 लोगों की, अब दूर दूर से कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। तो प्राचीन समय में जो खाप पंचायतें बनी थी, ये एक कुछ एरिया पर्टिकुलर 50 गांव, 20 गांव, 30 गांव ऐसे मिलकर के, इस समय जैसे आज डेमोक्रेटिकली एक पंचायतें हैं, चुन करके आती हैं, वोट गिने जाते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ क्या होता था, वो सारे गांव के लोग, आसपास के लोग इकट्ठे होते थे, भी हमारी खाप है, और वो खाप सामान्यतः जो डोमिनेंट कास्ट होती थी उसके कोई गोत्र के हिसाब से वो खाप मानी जाती थी कि ये दलाल खाप है, ये दैया खाप है, ये फला खाप है, फला खाप है, ऐसे करके खापे हैं। थोड़ा बीच के मध्य भारत में जाएं तो उसको पाल कह देते हैं। यहाँ खाप है, वहाँ पाल है। जैसे पलवल जिला हो गया आपका, फरीदाबाद, नूह, और फिर नीचे मथुरा, आगरा, उस साइड में उसको पाल कह देते हैं।
और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जैसे बिरादरियां होती हैं, ऐसे टाइप की एक इनका एक समूह होता है। और उस समय रक्षा सुरक्षा की दृष्टि से प्राचीन काल में आक्रमण होते थे खूब। तो जब आक्रमण होते थे, जो खाप का इंचार्ज होता था वो कॉल करता था, और जब कॉल करता था तो एक कॉल पर सारी सोसाइटी वो खड़ी हो जाती थी। उनका एक एकता का, एक बंधन का एक समूह भी था। आज भी ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं, उनके पर्पज अलग हो गए हैं। अब में वो फॉरेन एग्रेशन का कोई तरह नहीं, कोई क्योंकि आक्रमण कर देगा, ये करेगा वो करेगा, फिर भी यूनियन बनती हैं, एसोसिएशन बनती हैं अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कल को छेड़ ना दे। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का एक उद्देश्य होता है, एक पार्ट होता है। ऐसे वो खाप बनी तो उन्होंने कुछ सोशल बॉन्डिंग्स अपने ऊपर कर ली। सोशल बॉन्डिंग क्या कि खाप के अंदर जो एरिया है, मानो 20 गांव हैं, 25 हैं, गोत्र है या गोत्र नहीं भी है, दूसरी जातियों के लोग भी हैं, तो भी इस खाप के अंदर कोई लड़का लड़की आपस में शादी नहीं करेंगे। अब क्यों हुआ? सगोत्रीय विवाह जैसा होता है ना। हाँ, सगोत्रीय एक बात था, सगोत्री के अलावा भी गोत्र नहीं भी है, जातियां अलग भी हैं, तो भी इस एरिया का लड़का लड़की आपस में शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमने रीजन ढूंढा। साइंटिफिक के अलावा मॉरल ज्यादा है, मोरालिटी इसके पीछे है। मोरालिटी का अर्थ हमको समझना चाहिए, एक हमारी कल्चर है, एक हमारा बेसिक जो यानी इतिहास है, उस इतिहास में हमने वैल्यूज को बहुत महत्व दिया है। वैल्यूज के अंदर बहन और भाई के रिश्ते को बहुत पवित्र माना गया। वो पवित्रता बनी रहे इलाके में और इमोरल एक्टिविटीज ना हो। मेरी बात समझ गए? मैं कुछ बातें शायद खोल करके शब्दों में उतना नहीं बता पाऊंगा जितना इन द ब्रैकेट्स शायद बता पाऊंगा। तो इमोरलिटी जब खड़ी होती है तो उस समय तब होती है जब हम किसी के साथ में रिश्ता ही छोड़ दें, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, अब इंडिविजुअल है सब। इंडिविजुअलिटी जो है सोसाइटी में, ये मोरालिटी से दूर करती है अपने आप को। जैसे उदाहरण देता हूं आपको स्टेट का। एक स्टेट है गुजरात। गुजरात में हर पुरुष उसके नाम के आगे भाई लगाया जाता है और हर महिला उसके नाम के साथ बहन लगाया जाता है। एक छोड़ के नहीं, वो पहले सारे लगाते थे। और 100 आपको मैं मजाक बताता हूँ, पहले कार्ड वार्ड नहीं छपते थे, पहले तो रिश्ते जाते थे ना, तो चावल दे दिए और वो जाके धागा दे दिया, नारियल दे दिया, ऐसे करके वो रिश्ते बनते थे। लिखित में निमंत्रण पत्र नहीं आते थे। जब शुरू में निमंत्रण पत्र आने लगे तो फिर निमंत्रण पत्र में ये लिखा जाता था, अनु बहन का रमेश भाई से शादी। फिर किसी को समझ में आया कि ये ठीक नहीं लिखना। तो फिर जब रिश्ता होता है तब वो शब्द नहीं लिखते अब, लेकिन बाकी सबको लिखते हैं और ये उस पवित्रता को मेंटेन करते हैं। आखिर वहां पर आज भी गुजरात में मैं गया हूं, वहां रहा हूं, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, आधी रात, पूरी रात लड़कियां घूमती हैं, बाजार में जाती हैं, यहाँ जाती हैं, वहां जाती हैं। कोई ईव टीजिंग का कोई उदाहरण नहीं मिलता, लेकिन बाकी स्टेट में मिलता है। क्यों मिलता है? वो किसी आपस में जो रिश्ता बना के रखना होता है ना समाज में लड़के लड़कियों को, वो नहीं रखते हैं। अगर लड़का को चलते हुए कोई साइड में पासरबाई लड़की जाए और वो ये मन में आ जाए ये मेरी बहन जा रही है, मान लो उसके मन में आए, तो एक फीलिंग अलग होगी। और अगर ये भाव नहीं आया और ये आ गया कि जो लड़की जा रही है रात में अकेली है, सुंदर लड़की है, भाव कुछ और आ जाएगा। यानी केवल लड़के के मन में नहीं, लड़की के मन में भी। तो ये भावनाएं जो होती हैं ये काम करती हैं। अब इस विषय पर हमारा जो पश्चिमी सभ्यता का व्यक्ति या हमारा मीडिया, मतलब मैं मीडिया को इसलिए कह रहा हूं कि मीडिया के लोगों के सामने इस प्रकार की बात कोई रखता ही नहीं है जैसे मैं रखता हूं। कोई रखता है ऐसे कभी? हैं? नहीं रखता कोई भी, वो फंस जाते हैं प्रश्नों में। अब आज तो ये है कि भाई आपके प्रश्न भी हैं, मेरा उत्तर भी है, लेकिन मैंने आपको कह दिया, मैं अगर बोलूंगा तो फिर खुल के ही बोलूंगा, नथिंग इज ऑफ द रिकॉर्ड। सर आपने खाप को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया, क्योंकि बीइंग हरियाणवी मेरे को कई बार जब IWPC में सब जाना बहुत मुश्किल होता है,
खाप को आप नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि आप खाप का बिलोंग टू हरियाणा। अच्छा तो जब IWPC में बैठती हूँ तो नेशनल मीडिया में जितने जर्नलिस्ट है, क्योंकि जनरली हरियाणा में खाप के ज्यादातर केस उस तरीके से आते हैं जो नेगेटिव हो, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव इश्यूज। जैसे दूसरा जो विषय आपने रखा वो है सेक्स रेशो। जब हमने सेक्स रेशो की कॉल दी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम किया 2015 में पानीपत में जो पहला कार्यक्रम हुआ, तो हमने अपील की, सरकारी तो डिपार्टमेंट करेंगे ही करेंगे, एजुकेशन है, होम है, ये हमारा WCD है या बाकी सब डिपार्टमेंट हैं, वो तो करेंगे, लेकिन समाज को ये चीज़ें आगे लेकर के आनी चाहिए। तो आपको हैरानी होगी, खाप जो सबसे पहले आगे आई कि बात आपकी ठीक है, लड़कियों की हत्या को हमको रोकना है, जो गर्भ में लड़कियों को मारा जाता है, और वो उन्होंने पूरे इलाके में उसको कैंपेन की तरह लिया, लाइक एनीथिंग। इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रोग्राम को सफल करने में अगर किसी का सबसे ज्यादा योगदान है तो खापों का है। आप तो इस पर ध्यान करती होंगी। तो ये एस्पेक्ट है जो हम लोगों को शायद नहीं मालूम, हम लोग तो उसको बहुत नेगेटिव ही जानते हैं, उसके वही न्यूज़ बनती है। वो नेगेटिव तब हुआ जब खापों ने फैसले करने शुरू कर दिए, जो क्रिमिनल केसेस को अपने फैसलों से प्रभावित करना शुरू कर दिया। वो जब स्टेज आई, स्टेज क्या आई कि अभी इलाके में लड़का लड़की शादी नहीं करेंगे, लेकिन अब फिल्मों का भी एक प्रभाव है, पश्चिमी सभ्यता का भी है, और उस भावनाओं को लोग भूलने लग गए। वो तो मनुष्य को भी एक जैसे होता है ना, एक बायोलॉजिकल एक, हाँ, तो उसमें से वो समझे आदमी और औरत तो ठीक है, क्या भाई बहन क्या होता है, वैसे क्या होता है, वो उस प्रकार के विचारों में लाने के बाद जब वहाँ शादियां शुरू हो गई, गोत्र की शादियां शुरू हो गई, गोत्र की शादी साइंटिफिक ये मनाई है। जीन्स का बहुत बड़ा अंतर होता है कि उसमें सगोत्र शादी करेंगे तो संतान में कोई ना कोई डिफॉर्मिटी आएगी, ऐसा साइंस का एक सिद्ध एक ये फैक्ट है, जेनेटिकल डिफॉर्मिटी। फिल्म तो लेट हिम कंप्लीट, आप बाद में बोलिए। हाँ, तो उसमें से वो फिर जब हुआ कि हाँ भाई एक लड़का लड़की शादी कर गए, इनको दोनों को गांव से निकाला कर दो, इनको बिरादरी से निकाला कर दो, और कई तो घरों के अपने ही परिवार के बच्चों के खिलाफ उन्होंने इस लेवल तक एक्शन करना शुरू कर दिया कि उनकी हत्या तक करनी शुरू कर दी। अब वो बैड एक आज की सोसाइटी में नहीं हो सकता, उसको हमने कंडम भी किया, लेकिन खाप केवल वही करती है और वो नहीं करती है, या कोई अच्छा काम नहीं करती है, ऐसा नहीं है। अच्छे काम किए हैं, खापों का अपना दम भी है, ताकत भी है। अभी जो आजकल ये किसान आंदोलन चला, इसमें खापों की पूरी सहभागिता सहयोगिता थी, क्यों किसानों के साथ जुड़े हुए लोग थे, खापों की अपनी एक ताकत थी। ये ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ तो उन्होंने अपने जो किए सो किए, लेकिन उसकी सफलता उन्हीं के कारण से थी। वो एक सामूहिकता में विश्वास रखते हैं, और सामूहिक ताकत जो होती है समाज की, वो अपने आप में एक बड़ी चीज होती है। हाँ, गलत दिशा में जाए तो गलत है, ठीक दिशा में जाए तो ठीक है, गलत में नहीं जाना चाहिए, इतनी अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपने सारे सिस्टम को अडॉप्ट करके, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करके हम उसको चला रहे हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में, तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन खाप की सब बातें गलत है ऐसा नहीं। अच्छा अच्छा, एक सेकंड प्रज्ञा। सो सर, हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए खोलें। सो फॉर्मेट ये रहेगा कि दैट यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सो दैट ही नोज आप कौन है, किस ऑर्गेनाइजेशन से, फिर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। कुछ विषय हैं सर रख दें, हाँ। फिर देन इट विल बी बेटर। उससे पहले हरियाणा के बारे में, हमने जब 2014 में हरियाणा की बागडोर संभाली तो बहुत कुछ विपक्ष की राजनीति जब करते थे हम उस समय आलोचना भी करते थे, लेकिन बहुत कुछ ऐसा लाइन से उतरा हुआ था, और हर यानी राजसत्ता करने वाले लोग भी इस राजसत्ता को भोगते थे, इसको एंजॉय उस ढंग से करते थे अपने फायदे के लिए। सेल्फ सेंट्रिक या सेल्फ उनकी जो पार्टी है उसके पार्टी सेंट्रिक, या उनके अपना फैमिली सेंट्रिक, यही सारे सिस्टम चलते थे। जो कुछ इसमें से निकाला जा सकता निकाल लो, लूटना लूट लो। सोसाइटी के प्रति जो एक उनका एक भावना चाहिए वो नहीं थी। हमने आने के बाद ही कहा, पहला नारा मेरा था हरियाणा एक हरियाणवी एक, ये मैंने 2014 में नारा लगाया था कि पूरे हरियाणा को एक मान करके हम शासन चलाएंगे। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ऐसा नहीं जैसे सबसे अलग मान के चलूंगा, बाकी तो सब क्या करते थे, वो मुख्यमंत्री कोई प्रदेश के कहलाने के बजाय कोई मुख्यमंत्री सिरसा कहलाता था, कोई रोहतक कहलाता था, कोई भिवानी कहलाता था,
अलग अलग जिलों के अपने मुख्यमंत्री होते थे, अपने जिले में इतना काम करते थे, उन लोग रहता था भी मेरी सीट मजबूत रहनी चाहिए। हमको ये लगता है कि पूरा हरियाणा मजबूत रहना चाहिए, और पूरे हरियाणा में हमने घूम करके सारे काम किए। एक तो समान भाव से सब इलाकों में काम करना, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। पक्ष के लोग एक्स्ट्रा काम कराएंगे तो उनकी सरकार के साथ संबंध होने के नाते वो करा ले जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से घोषणाएं सबकी बराबर करेंगे, ये हमने किया। हमने सुशासन का जो सिस्टम शुरू किया 25 दिसंबर 2014 से। गुड गवर्नेंस डे उस दिन, पहला गुड गवर्नेंस डे वो था, अटल जी का जब जन्मदिन होता है। संयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी साल में सरकार में आए थे 2014 मई में, तो उन्होंने वो सारी दिशा जो हमको दी, उस दिशा पर हमने चलना शुरू किया कि हमने शासन जो है इसको कैसे, बेटर गवर्नेंस ये कैसे हो सकती है, आईटी के आधारित कैसे इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। 2014 से हमने वो सारे सिस्टम शुरू किए। उन सिस्टम्स में बहुत सी चीज़ें बता सकते हैं, जैसे मैंने पहले सीएम विंडो शुरू कराई, ऐसे जैसे ई रजिस्ट्रेशन मैंने शुरू कराया, बाद में किसानों में खेती में मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये हमने शुरू कराया, फिर हमने परिवार पहचान पत्र अब शुरू कराया है। सर्विसेज देने के लिए लोग एक जगह पर जाएं, सरल पोर्टल हमने शुरू कराए। लगभग 500 सर्विसेज एंड आपके सर्विसेज एंड स्कीम्स ये हमने सब ऑनलाइन कर दी, कोई आए इसका लाभ ले जाए, चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। तो ये करते करते आज इस स्टेज पर हम पहुंचे हैं कि जो गरीब परिवार हैं उनकी हमने अब फिल्ट्रेशन कर दी है शुरू, कि हर एक की फैमिली का डाटा, उसकी इनकम, उसका व्यवसाय, उसकी शिक्षा सब हमारे पास है। जो गरीब परिवार हैं जिनकी आय आज 1 लाख रुपए से नीचे है, फर्स्ट फेज में हम उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, सारी स्कीमों का लाभ उनको मिलेगा। उसके बाद जब इनका कंप्लीट हो जाएगा फिर 1 लाख से 1,80,000, 1,80,000 ऐसी एक फिगर हमने ली है जिसको 15,000 पर मंथ कह सकते हैं कि फैमिली की कम से कम इतनी इनकम होनी चाहिए। उसका लेकर के फिर उनको लाभ पहुंचाएंगे, ताकि अपने आप को अति गरीब श्रेणी में कोई ना समझे। आज क्या होता है कि स्कीमें अनाउंस कर दी जाती है, पब्लिश कर दी जाती है, फिर उसमें दौड़ लगती है इन स्कीमों का लाभ लेने के लिए। विंडो पर वही पहुंचता है जो उनमें भी ताकतवर है, जो उनमें भी जो कमज़ोर है वो पीछे रह जाता है। खिड़की की ओर पहुंच भी जाए तो वहाँ उसको जवाब उल्टे सीधे मिलते हैं और तंग होकर घर बैठ जाता है। हमने कहा नहीं, हम तो जो कमज़ोर है उसको घर से बुलाएंगे, पहले बाई नेम उसको बुलाएंगे, उसको पूछेंगे बोलो तुम्हारी कौन सी स्कीम तुम्हें लागू होती है। तो ऐसे हम अंत्योदय मेले लगा रहे हैं। इस पिछले महीने में 252 अंत्योदय मेले लगाए हैं एक ही महीने में, और लगभग 90,000 फैमिलीज़ के लोग उसमें आके अटेंड करके गए हैं। 90,000, हमारा टारगेट 1 लाख का है, तो अभी तो 31 मार्च 2022 तक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 1 लाख इसको पकड़ेंगे। यानी एक प्रकार से पब्लिक के प्रति एक सेंसिटिविटी ये दिखा करके, संवेदना दिखा करके गरीब परिवार को आगे बढ़ाना। वास्तव में जो हकदार है सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का, सबसे पहला हक किसी का है तो गरीब परिवार का है। चाहिए सबको, लेकिन उसको देंगे, बाकी अपने हिसाब से अपनी योग्यता से इतना लेना लेंगे। स्कीमें तो बहुत सबके लिए हैं, तो हम ऐसा कर रहे हैं। हमने एक सिस्टम, हमारा जो ये है सर्विसेज देने में, राइट टू सर्विस का एक एक्ट बना है। तो राइट टू सर्विस एक्ट में हर एक स्कीम, हर एक उसको डिलीवरी के लिए टाइम तय है, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीने, सब कहता है। लेकिन होता क्या था कि कोई टाइम से उनको डिलीवरी मिलती नहीं थी। हमने उसका एक ऑटो अपील सिस्टम ये लागू कर दिया कि अगर किसी को टाइम से नहीं मिलेगी तो ना को उसको शिकायत करनी है, किसी को बताना नहीं है, ऑटोमेटिकली उसकी अपील फर्स्ट अपील हो जाएगी। फर्स्ट अपील में दिन निर्धारित है, वो काम उसका नहीं हुआ तो सेकंड अपील हो जाएगी। सेकंड अपील में भी नहीं हुआ तो जो हमारा राइट टू सर्विस कमीशन है, राइट टू सर्विस कमीशन है ना किसी गुप्ता का, फिर उनके पास पहुंच जाएगी। वो उसका एक्शन लेंगे, किस अधिकारी ने टाइम से नहीं किया उसको फाइन करो, उसकी तनख्वाह में से काट लो। और इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि हमारी सर्विसेज और ये स्कीम्स लोगों को अपने आप मिलने लग गई हैं, टाइम बाउंड मिलने लग गई हैं। तो ऐसी एक सेवा शुरू की हमने जो एग्ज़ाम्स हैं, जो खास करके सर्विसेज के लिए, इसके लिए सिस्टम बना दिया कि एक बार रजिस्ट्रेशन कराना, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करा के जिसको भी नौकरी चाहिए, उसके बाद लगातार 3 साल तक वो एग्ज़ाम देता रह सकता है। उस पर एक ही बार फीस लगेगी, और उसमें भी क्लास सी और डी
उनका भी सभी पोस्ट को इकट्ठा करके एक ही बार में चयन हो जाएगा, एक बार में सबको दे देंगे। साल में एक बार एग्जाम करना, सब नौकरियां जिसको देनी है दे दो। ट्रांसपेरेंसी हम पूरी लेकर के आए हैं कि अब वो जो एक हमारे यहाँ शब्द चला पर्ची खर्ची, अब कोई पर्ची खर्ची नहीं चलेगी, ना किसी को पैसा देना पड़ेगा, ना ही किसी को सिफारिश करानी पड़ेगी। एक आध घटना हमारे यहाँ हुई है, 2-3 घटनाएं जहाँ नकल की हुई हैं, पैसे भी पकड़े गए, क्योंकि लोग फिर भी समझते हैं कि पैसा जब तक नहीं देंगे तब तक शायद काम नहीं होगा। तो बीच में जो मिडल मैन है वो पैसों का खेल करते हैं। उसमें हमारा एक HCS ऑफिसर भी फंस गया है, उसको हमने टर्मिनेट कर दिया। 42-46 लोग इतने हैं जो इस चेन में पकड़े गए, उनको उठा के अंदर कर दिया ताकि एक दहशत बने, आगे ये काम ना हो। लोग हर एक चीज़ उसमें से लोग निकालते रहते हैं, करते रहते हैं। फिर हमने एक सिस्टम अपना बनाया कि ट्रांसफर्स इनको ऑनलाइन करेंगे, नहीं तो ट्रांसफ़र लेके भी लोग, हमारे एक इंडस्ट्री कही जाती थी BBC इंडस्ट्री, बदलियां, भर्तियां और CLU। नाम तो BBC वो एक चैनल है, लेकिन वो मजाक में चलता था, इनकी BBC इंडस्ट्री है कांग्रेस की खास करके, बदली, भर्ती और CLU, BBC ऐसा। वो हमने तीनों बंद कर दिया। CLU ये जो कन्वर्जन ऑफ लैंड ये होता है, तो उसमें भी बहुत भ्रष्टाचार है। तो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने तीनों का डिस्क्रिशनरी पावर ही खत्म कर दी है। आप अपनी फार्म भरो, मेरिट के हिसाब से आपका एक सीनियोरिटी बनेगी, उस सीनियोरिटी के हिसाब से आपको जहां खाली जगह आपको एक बटन दबाने से सबको भेज देंगे, अलग अलग से सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। और बहुत एक ऐसा मामला था ये, जब मैं 1998 में पार्टी का काम करता था, उस समय सरकार थी चौधरी बंसीलाल जी की, उस समय हमारे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, उनका कमरा बस भरा ही रहता था अध्यापकों का बदली कराने के लिए, कोई काम नहीं था, सारा साल चलता था। तो हमने उसको सबको बंद कर दिया, ये इंडस्ट्री बंद कर दी। साल में एक बार करेंगे, पूछ लेंगे सबसे ऑप्शन पूछेंगे, जो सीनियोरिटी बन जाएगी बटन दबाएंगे, जिसका जहाँ नंबर आना वहाँ आ जाएगा। ऐसे बहुत काम किए हैं, तो बातचीत में से और विषय आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर सुशासन की तरफ हम ले गए हैं, अंत्योदय की तरफ ले गए हैं, और ऑनेस्टी यानी ट्रांसपेरेंसी, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, इस और इतने चेंजेस किए हैं। प्रधानमंत्री जी अब कहने लग गए हैं कि हरियाणा इतनी स्कीमें लेके आता है कि इसमें बहुत सी तो सेंटर को भी लेनी पड़ती हैं। एक शब्द है लाल डोरा, आपने किसने सुना हुआ? दिल्ली में भी बहुत गांव का लाल डोरा, यानी उसके अंदर कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होता जमीनों का। जो पुराना किसी के पास कोई कागज है सो है, एक ने बेची, दूसरे को साइन करके दे दी, बिक गई, उसके पास वो हाथ में आ गई। झगड़े खूब होते हैं उसके। हमने वो लाल डोरा समाप्त कर दिया, और उस लाल डोरा के अंदर भी रेवेन्यू रिकॉर्ड सरकार के पास होगा, विधिवत रजिस्ट्रियाँ होंगी, विधिवत उसका मालिकाना हक होगा, उस पर आप लोन ले सकते हैं, उसको आप बेच सकते हैं ठीक से। स्वामित्व योजना से अब प्रधानमंत्री जी ने इसको सारे देश में लागू कर दिया। अब सेंट्रल लेवल पर 8-9 प्रदेशों में हो गई है। अब ये जो परिवार पहचान पत्र है, ये भी सेंट्रल लेवल पर इसका अध्ययन किया जा रहा है। ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, जिसमें हर खेत की यानी क्या बोया है किसान ने, उसकी जानकारी उसको देनी होगी। खुद दे देगा तो उसको हम 10 रुपये एकड़ दे देंगे, नहीं देगा तो सरकारी कर्मचारी आके भरेगा, पटवारी भरेगा, कोई भी भरेगा, वो भरेंगे। उसके हिसाब से उसकी प्रोक्योरमेंट, उसी के हिसाब से मान लो कोई कल को उसको लॉस हो जाए, कोई बारिश आ गई, ओले पड़ गए, अकाल पड़ गया, तो उसको कंपनसेशन उसी हिसाब से मिलेगा। इसलिए दौड़ करके वो जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन अब करवाते हैं, और बहुत आसान हो गया। मंडियों में प्रोक्योरमेंट के बाद DBT के माध्यम से हमने पैसा जो है किसान के खाते में भेजना शुरू कर दिया। थोड़ा लड़ाई हुई हमारी आड़तियों की, किसानों की, हमारी आड़ती नहीं चाहते थे ये, लेकिन मैंने कहा देखो किसान की आय अगर बढ़ानी है, डबल करनी है, अगर प्रधानमंत्री ने कहा, तो उसमें से 20-25% तो इसी में लॉस हो जाता है। पैदा करने के बाद उसकी जो इकोनॉमिक डीलिंग है उसी में 20% का लॉस है, तो उसको बचाएंगे। परिवार पहचान पत्र को थोड़ा इलैबोरेट कर दीजिए। नया तो ये भी कंफर्म कि क्या इनिशिएटिव लाल डोरा वाला जो प्रोग्राम है, इट वाज इनिशिएटिव बाय द हरियाणा या थोड़ा सा लाल डोरा पे भी बोल दीजिएगा। इट्स अ ग्रेट खत्म कर दिया, तो लाल डोरा कैसे खत्म किया आपने? बिकॉज ये तो हर गांव में होगा। नहीं, और आंकड़े रख के रजिस्ट्री नहीं, वही दोनों बातें बताता हूँ मैं, दोनों बातें, बोथ द थिंग्स आई विल एक्सप्लेन। पहले तो परिवार पहचान पत्र 3 साल से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है।
हमने हर परिवार का जो बेसिक डाटा है वो अपने पास इकट्ठा किया है इन सिक्योर्ड मैनर। कोई डाटा को कोई ले नहीं सकता कोई भी, जैसे आधार कार्ड बना ऐसे ही। अभी तक क्या था कि एक सिटीजन का एक यूनिक आईडी तो है, लेकिन फैमिली की आईडी नहीं है। जबकि फैमिली जो है एक हमारा एक वेल डिफाइंड एक यूनिट है, परिवार एक यूनिट है। और परिवार के हिसाब से लोगों को लाभ मिलना चाहिए, परिवार के हिसाब से लोगों की अपनी जिंदगी चलती है। तो हमने फिर फैमिली को रिकॉग्नाइज किया, कितने मेंबर हैं, कौन क्या करता है, एज क्या है, उनकी काम करते हैं तो इनकम क्या है, पढ़ाई करते तो पढ़ाई में कहाँ है, क्या है, या अदरवाइज कोई स्पेशल भी इंफॉर्मेशन है वो सब रखते हैं। उन सब को रखने के बाद अब उसमें उसी के हिसाब से सारी सर्विसेज हम देते हैं। एक तो डुप्लीकेसी खत्म हो जाती है, एक जो घोस्ट बेनिफिशियरी हैं वो खत्म हो जाते हैं। एक व्यक्ति सर्विस एक ही जगह जाके ले पाएगा, वो दो जगह जाके नहीं ले सकता, वरना कई लोग, आदमी एक है दो जगह जाके सर्विस लेता है। उदाहरण के तौर पर सरकारी स्कूल में अपना नाम लिखवाता है, वहाँ उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, वर्दी मिलती है, पैसा मिलता है, मिड डे मील मिलता है, सारा कुछ होता है, और उनकी संख्या के आधार पर अध्यापकों को नौकरी मिल जाती है। वहाँ वही 50 बच्चे सरकारी स्कूल में हैं, वही 50 बच्चे साथ में एक प्राइवेट स्कूल है उसमें चले जाते हैं, वहाँ वो फीस दे करके पढ़ाई करते हैं। उनको लगता है कि हाँ मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। बालक एक है, एडमिशन दो जगह चल रहा है, हित दोनों का हित चल रहा है। अब जब से हमने ये आधार कार्ड और ये सारा शुरू किया, परिवार पहचान पत्र, 2.5 लाख बच्चे उनकी स्टूडेंट्स की संख्या कम हो गई, क्योंकि एक जगह पढ़ सकते हो, दो जगह नहीं पढ़ सकते। तो वो घोस्ट रजिस्ट्रीज थी। नहीं, वो वास्तव में तो अब उनकी मर्जी है कहाँ जाए, हम कोई बांध नहीं रहे उनको, लेकिन एडमिशन एक जगह होगा। अब आप सामान्यतः पढ़ते तो प्राइवेट स्कूलों में ही थे, तो बाद में फिर प्राइवेट स्कूलों में गए, सरकारी स्कूलों की संख्या कम हो गई, डुप्लीकेट एंट्री कम हो गई। उसमें से हमारे जो टीचर्स की रेशियो है वो ठीक हो गई। कई जगह टीचर सरप्लस हो गए, जो अपने घर के आसपास बैठे रहते थे फर्जी संख्या दिखा के। हर जगह कौन चेक करने जाता है, या चेक भी करने जाता है उसको भी थोड़ा बहुत सेटिंग की, उसको बता दिया ठीक है लिख दे मेरे 50 स्टूडेंट, 2 टीचर लग गए वहां। ऐसे ही सरकार का और बहुत सहायता मिलती है बच्चों के नाम से, मिड डे मील मिलता है, वो भी उतना ही जाता है। तो एक ही उदाहरण दिया मैंने। ऐसे ही कई तरह के स्कॉलरशिप्स हैं, 2 जगह से ले रहे हैं। महिलाओं के लिए हमने स्कीमें शुरू की हुई हैं, जैसे मैरिज के ऊपर हम 31,000 51,000 ये देते हैं। 2-3 डिपार्टमेंट स्कीम बनाई हुई है। अब वो एक जगह से ले सकते हैं लाभ, लेकिन आपस में कोई उनका डिपार्टमेंट्स का ही कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो वो महिला जो लेबर वेलफेयर बोर्ड है वहां से भी 31,000 लगे, WCD है वहां से भी ले गए, सोशल जस्टिस है वहां भी ले गए। अब स्कीमें सब डिपार्टमेंट्स की हैं, या तो डिपार्टमेंट स्कीमें खत्म करें, वो कई बार इसलिए नहीं कर सकते, कोर्ट्स ने कहा होता है कि नहीं आप ये स्कीमें डिक्लेयर करो। पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट से भी कर रखी है, सोशल जस्टिस ने भी कर रखी है। तो ऐसी सब चीजें। डीबीटी का हमने जो सिस्टम शुरू किया, हमारे यहाँ 1180 करोड़ रुपए का एक साल में बेनिफिट हुआ हमको। जो डीबीटी का अब सबसे ज्यादा यानी नंबर 1 पर हरियाणा है डीबीटी के सिस्टम में। हम कोई पैसा किसी को कैश नहीं देते, चेक नहीं देते, अकाउंट लाओ क्लिक। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसको हमने खड़ा किया है। तो विषय था परिवार पहचान पत्र। इससे अब जो कम आय के लोग हैं, कम इनकम के लोगों के हम कैंप्स लगा रहे हैं परिवार मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में, और वहां जाकर उनको स्कीमें सामने रखते हैं। बैंक को सबको बुलाते हैं, डिपार्टमेंट सब आते हैं, सब वहां एक एक करके काउंसलिंग होती है, उनसे पूछा जाता है कि आप कर सकते हैं, असेसमेंट करते हैं कि हाँ ये काम ये वास्तव में कर सकता है, तब उनको बैंक के लोग वहीं मुद्रा स्कीम में लोन दे देते हैं। तो ऐसे अभी 18,000 लोगों को तो लोन मिल चुके हैं, पिछले 1 महीने से शुरू किया हमने। 90,000 लोगों ने विजिट किया है, बाकियों की एप्लीकेशन प्रोसेस में है। हो सकता है इसमें 10-20,000 कैंसिल भी हो जाए कि वो बोला उसने कुछ और है, कर कुछ सकता नहीं है, उसका विजिट मानो घर में विजिट करेंगे, कोई कहता मैंने 4 पशु बांधने हैं, पशु लेने हैं, अब उसका पशु बांधने की जगह ही नहीं है। हो सकता है उसके मन में आ रहा को पैसा ले लो, पशु खरीदो चाहे ना खरीदो। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से करनी पड़ती हैं। हमने एक समाज में व्यक्ति झूठ ना बोले, सच्चाई पर आए तो टेक्निकल चीजों पर आ सकता है, वरना एक आदमी का एक नेचर सी बनी हुई है,
जो लाभ लेना है ले लो, जैसे में मिले ले लो। उसका यूज हो या नहीं हो दैट तो इस प्रकार से हम उसको ट्रांसपेरेंसी तरीके से सब देखिए, भ्रष्टाचार जो है ऊपर से नीचे सब लेवल पर है। ये कहें कि कहीं ऊपर है नीचे नहीं, ऐसा नहीं, ये नीचे भी है, बीच में भी है, सरकारी कर्मचारियों में भी है, अधिकारियों में भी है, जनता में भी है, नेताओं में भी है, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी है, सब जगह जिसका दाव लगता है क्या मौके पे चौका है। really appreciate that it's everywhere but we have to find the solution. सोल्यूशन। बिग ब्रेकिंग है सर। नहीं, वो तो मेरे बारे में सबको पता है, इट्स अ फैक्ट, We are taking it positively. ओके, इट्स अ फैक्ट। लेकिन इसको कैसे ठीक करना है, इसके लिए एक विल पावर चाहिए, एंड आई हैव द विल पावर टू एलिमिनेट ऑल दीज थिंग्स, जो ये भ्रष्टाचार के जितने रास्ते हैं। एक सेकंड, वेट पूर्णिमा, वेट प्लीज। एक और रह गया, पहले वो विषय रह गया, लाल डोरा। देखिए, लाल डोरा एक कंसेप्ट अंग्रेजों के टाइम पर था, जब देश गुलाम था। वो रेवेन्यू अपने जितना भी बाहर का था उसमें से तो कुछ अपना टैक्स ले लेते थे, रेवेन्यू ले लेते थे। जो रेजिडेंशियल पोर्शन होता था उसमें उनको रेवेन्यू नहीं मिलता था। वो कहते हम जाएंगे, छोटे छोटे मकान लोगों के झगड़े करेंगे, किसकी बाउंड्री क्या है, मालिक क्या है। उन्होंने पंचायतों के जिम्मे लगा दिया कि भाई इसका हिसाब किताब आप रखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हम नहीं रखेंगे। अब उनके पास रिकॉर्ड डाटा होता नहीं था, जो जिसने दबा लिया, जिसका यानी कब्जे में आ गया, वो उसका मालिक हो गया। बाद में झगड़े भी पड़ते थे। तो जिस एरिया में बसावट थी उस एरिया के चारों तरफ एक फिरनी होती है, तो ये एरिया लाल डोरा है। नक्शे पर उसको लाल डोरा करके दिखा दिया। लाल डोरा में गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू, ऐसा करके उन्होंने कर दिया। अब उस लाल डोरा से बाहर भी मकान बनने लगे। लोगों की किसी की डिमांड आ गई कि लाल डोरा बढ़ा दो, किसी ने कहा खत्म कर दो। जब उन्हें अध्ययन किया तो उन्होंने कहा भी खत्म यानी बढ़ाने का तो कोई अर्थ नहीं है। जो पहले ही लोगों की समस्या है, बढ़ाने के बाद और ज्यादा लोगों की बढ़ जाएंगी। बढ़ाने से यही है कि जो प्लानिंग पार्ट है गवर्नमेंट के हाथ में वो नहीं रहता। अनप्लान्ड तरीके से जो मर्जी बना लो, और बाहर प्लानिंग करनी पड़ती है कि टाउन कंट्री प्लानिंग है या रूरल डेवलपमेंट है, बाकी डिपार्टमेंट है, वो उसको कौन सा रेजिडेंशियल है, कौन सा इंडस्ट्रियल है, कौन सा कमर्शियल है, वो सारा कुछ करना पड़ता है। उसमें से बचने के लिए लोग कहते हैं लाल डोरा बढ़ा दो। हमने तय किया कि लाल डोरा खत्म कर दो। खत्म किया तो अब सब लोग राजी हैं। हर एक का मैपिंग कराई हमने ड्रोन से, हर गांव की, और ड्रोन से मैपिंग करा करके आज जितना एरिया उसके पास है, पंचायत के लोग उसको एक बार कर दे, तस्दीक कर दे कि हाँ ये इनका है, हम उसको रजिस्ट्री बना के देते हैं। फर्स्ट टाइम की रजिस्ट्री का नॉमिनल 100 रुपये फीस रखी हुई है। बाद में वही फिर 6%, आगे कोई बेचेगा तो 6%। तो ये इस प्रकार से लाल डोरा को खत्म किया। अब किया ना, इसका नाम फिर प्रधानमंत्री जी ने रखा स्वामित्व, क्योंकि ये जमीन के स्वामी बन गए। तो स्वामित्व के नाम से आज इंस्ट्रक्शन तो सभी प्रदेशों को हो गई है। 8 या 9 प्रदेशों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, जिस पर काम चालू कर दिया। 8-9 प्रदेशों ने कर दिया। एक मिनट सीमा, एक मिनट। नो वेट। प्रज्ञा, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। I'm Pragya. I work with newsagent.com and I come यू कैन आस्क हिंदी इंग्लिश, आप जिसमें भी पूछना। आपने एक बात बोली थी कि खाप पंचायतों का सपोर्ट था किसान आंदोलन को, क्योंकि हरियाणा और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्लस एग्रीकल्चर मिनिस्टर सब ये मेंटेन करते आए हैं कि वो कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड ग्रुप्स हैं, वो जनता नहीं है, वो किसान नहीं है जो वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। हरियाणा ने भी ये कई बार विषय उठाया था। आप आज कह रहे हैं कि खाप का सपोर्ट उनको था, तो खाप में तो गांव के ही लोग होते हैं जो किसान होते हैं, तो क्या हम माने कि हरियाणा में भी कुछ किसान ऐसे थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे? देखिए, अलग अलग, एक होता इनिशिएटर, एक होता सपोर्टर। इसमें डिफरेंस करना पड़ेगा। इनिशिएट जिन लोगों ने किया है वो कुछ ऐसे किसान नेता कहलाए जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं। कहीं उनके मन में आकांक्षाएं हैं कि हम भी राजनीति करें, नेता बने, ये करें, वो करें। खास करके अगर नाम लेना हो तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी स्वयं इलेक्शन लड़ा 2 बार 3 बार, हर बार लड़ता है। और इस बार भी जितने लोग वो इकट्ठे हुए थे, सबसे पहले ही एडवोकेटेड कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए और जाकर के पंजाब में पार्टी बनानी चाहिए। बाद उसने बनाई, बाद में और लोग लग गए साथ। लेकिन सपोर्ट करने वाले जो लोग थे वो सारे, कोई पॉलिटिकल अवेयरनेस तो हर आदमी में होती है, लेकिन पॉलिटिकल एस्पिरेशन रखने वाले
वो लोग अलग होते हैं, जो नहीं रखते, जो केवल सोशल कॉज के लिए लड़ते हैं वो अलग होते हैं। किसानों में भी आज ऐसे बहुत लोग हैं कि ये इन्होंने गलत निर्णय किया है कि चुनाव लड़ेंगे, हमको तो केवल किसान के हित में बात करनी चाहिए थी और किसान के हित में ही करेंगे, वहाँ एक डिवीजन भी हो गया। लेकिन खाप्स जो है वो चुनाव लड़ते हैं ऐसा नहीं है। खाप्स किसी को सपोर्ट तो करती हैं, सपोर्ट तो पॉलिटिकल लोगों को भी करती हैं। अब हम लोगों ने जब चुनाव लड़े तब हमें भी किया कई खापों ने। उनकी एक सामूहिक ताकत है, तो उस ताकत के नाते कोई भी जो ताकतवर आदमी होता है वो अपनी सपोर्ट करता ही है। कई बार गांव का सरपंच सपोर्ट करता है, भी मेरा सारा गांव मेरे साथ है और आई सपोर्ट दिस फेलो। जैसे मान लो आप सब लोग हैं, 700-800 मेंबर हैं, कल को विनीता पांडे कहें कि लेट अस सपोर्ट दिस पर्सन और सारे के सारे करें इन द लीडरशिप ऑफ विनीता पांडे, कर सकते हैं, तो ये खाप की वो होगी। शी इज लीडर। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि महिला खाप लीडर। कृषि कानूनों को लेकर सेंटीमेंट क्या था उनका? देखिए, कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं थी कि क्या कानून है। कानूनों के विरोध में कुछ ही लोग जो उनको समझाते थे, करते थे कि इसके साथ जमीन बिक जाएगी और आपको जो है दुरुपयोग कर लेंगे, आपकी ब्लैकमेलिंग होगी, आपको ऐसा करके हुआ खड़ा किया कि जमीन बिकने का। हमने कहा कि भी कौन से कॉन्ट्रैक्ट लॉ से जमीनें बिकती हैं? आखिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ तो आज भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है। ये तो इसके माध्यम से सारे देश में लागू हो रहा था। हरियाणा पंजाब में तो 2010 में या शायद 8 में ही कॉन्ट्रैक्ट लॉ बन गया था जमीनों का, और उसमें 1500-1600 हेक्टेयर जमीन पिछले साल उस पुराने एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में यानी गई भी है उस लॉ में। ये आपके पंजाब में कौन, रिलायंस वाले कौन करता है अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में? पेप्सी, हाँ, आलू खेती वो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। तो कोई जमीनें थोड़ी चली गई। कॉन्ट्रैक्ट का एक नियम है, नियम से बाहर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सामान्यतः किसान हमारा उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और बहकावे में लाने के लिए कोई भी नेगेटिव उसके खिलाफ बात कह दो, बहुत जल्दी उस पर भरोसा करता है। हमने भी जब समझाना शुरू किया, हमारा इन्होंने फिजिकली विरोध करना शुरू कर दिया, खास करके हरियाणा में। अच्छा, हम चूंकि सरकार में हैं, हमारी एक जिम्मेदारी है कि उस विरोध में कोई इस प्रकार का लैंड आउट की स्थिति खराब ना हो जाए। कोई आमने सामने फिजिकली हो तो है कि बिल्कुल फिजिकली जैसे होता है कि हमारे नेता को चले गए तो उनको नहीं घुसने देंगे, विरोध के कारण से सामने खड़े हो गए आके। लेकिन हम बीइंग इन पावर, हमारी एक जिम्मेदारी थी, हमने उसको सहज तरीके से समझाया, किया, जितना लंबा चलता चले। और फिर प्रधानमंत्री जी ने बड़े मन से उन्होंने कहा नहीं मानते तो ठीक है, वापस क्या दिक्कत है? उसके कारण दुनिया नहीं चल रही है थोड़ी है। हम तो किसानों के हित में, किसानों के लाभ में, कि मंडियों में आज उनको बंधन है कि इस मंडी में जाके बेचेंगे, वरना वो नए कानून आते कहीं भी बेच सकते हो आप, कोई भी उसके फार्म हाउस से जाके खरीद सकता है, आप जाके बाहर भी बेच सकते हो, कहीं उसके खेत में भी बेच सकते, उसके दुकान पर बेच सकते हो, उसके इंडस्ट्री में जाके बेच सकते हो। किसानों को भी फ्री ट्रेड करने की छूट थी इसमें, आज वो छूट नहीं है। आज 4% का टैक्स हर किसान, उस किसान की जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर सरकार लेती है। हालांकि सरकार टैक्स लेकर के खर्च ही करती है, वो भी गांव में खर्च होता है, इधर उधर खर्च होता है। बल्कि कुछ लोगों ने तो कहा कि नए कानून अगर आएंगे तो फिर हमारी जो इनकम है सरकार की कम हो जाएगी और गांव में कम काम नहीं होंगे। तो अलग अलग तरीके से विश्लेषण, लेकिन एक जैसे होता है चल पड़ा आंदोलन के नहीं, वापिस करो वापिस करो, कोई अर्थ नहीं था कुछ। एक सर्वेश, एक मिनट, नहीं, नो, वेट प्लीज, वेट, नो। सर, मेरा आपसे दो विषयों पर सवाल है, स्वास्थ्य को लेकर और दूसरा पर्यावरण, क्योंकि आप खुद नजर रख रहे हैं कि रेवाड़ी एम्स को लेकर आप स्थिति साफ करिए कि आपका क्या विजन है, कब तक वो ऑपरेशनलाइज होगा, केंद्र सरकार से क्या बातचीत कर रही है, दूसरा टाइम 2020 बढ़ी है, तो उस पर आपकी क्या कहना है, किस तरह से आप टैकल कर रहे हैं या कि जिस तरह से उसको कम किया जाए। दूसरा कि यमुना में बहुत ही इंडस्ट्रियल वेस्ट और नालों की तस्वीरें बहुत आ रही है, उस पर क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? देखिए, पहला विषय रेवाड़ी का मैंने ठीक कहा, एम्स। ये एम्स घोषणा हो गई थी बहुत साल पहले। जो जमीन ऑफर की गई थी वो जमीन थी पंचायत की, लेकिन पंचायत की जमीन को जब वहाँ लेने लगे और उसमें से जब क्लियरेंस लेनी शुरू की तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसकी क्लियरेंस नहीं दी। उन्होंने कहा कि ये इस पर एक प्लांटेशन कभी हुआ होगा। फॉरेस्ट के नियम हमारे यहाँ थोड़े कठोर हैं कि एक बार कोई चीज़ फॉरेस्ट में चली जाए तो कुछ भी ना हो, वहाँ खाली जमीन पड़ी हो तो भी वहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत हाई लेवल पर जाके चीज़ें होती हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो प्लांटेशन की ज़मीन है और ये ज़मीन हम नहीं छोड़ेंगे। 1 साल लग गया उसमें,
जब 1 साल लगा तब गांव के लोगों ने कहा कि देखिए अब चूंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा तो जमीन दूसरा प्रबंध करना करेगा। उनका जो हमारे पास तो जमीन बहुत कम है, पंचायत की शायद 40 एकड़ थी, उनको 100 एकड़ से 150 एकड़ ऐसा कुछ चाहिए। तो हमने फिर ये ऑफर किया कि ठीक है, आप अपने गाँव में जमीन अगर बेचने के लिए किसान तैयार हो जाए तो पैसा स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर देगी। हालांकि वो एम्स खुलना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, स्टेट का कुछ नहीं है। लेकिन हमने ऑफर कर दिया कि 100 एकड़ जमीन जो एक्स्ट्रा लगेगी उसका जो 40-50 करोड़ रुपया है वो स्टेट लगा देगी और आप जमीन हमको दे दो। अब उन्होंने जमीन दे दी है और पैसा उनको अब दिया जाने वाला है बहुत जल्दी, 2-4-10 दिन में, प्रोसेस में है सारा। और उसमें से वो जमीन 50 एकड़ पंचायत की और 100-150 एकड़ वो है, कुल मिलाकर के 150 या 200 एकदम एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, लेकिन ये जमीन ऑफर कर देंगे हम एम्स को और एम्स बनाना चालू कर देगा। दिस इज नो प्रॉब्लम। सीमा दूसरा में पराली, क्योंकि पराली जो है किसान आज जलानी शुरू की ऐसा नहीं है, बहुत पहले से जलाता है। वो जलाता क्यों है, उसको इमीडिएटली अपनी फसल काटने के बाद इमीडिएटली दूसरी फसल बोनी होती है और उसके बाद टाइम कम होता है, उसके बाद 10 दिन का टाइम होता है। उस 10 दिन में उसको खाली भी करना है, फिर नई बुआई भी करनी है, नया उस पर तैयार भी करना है खेत को। उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है आग लगा दो। बहुत पहले आग लगाता था, लेकिन जब ये पर्यावरण बिगड़ने लगा तो उसको समझाने लगे कि भी पराली जलाना अच्छा नहीं है सेहत के लिए, पर्यावरण के नाते से। उसमें हमने कुछ इंसेंटिव्स दिए, 1000 रुपया एकड़ का हम उनको फ्री पैसा दे रहे हैं। जो उसको बेलर्स हैं, पराली इकट्ठा करके बेल बनाए और बेल को बाद में बेच दे, बेलर्स भी हमने सब्सिडी दे करके और कुछ वहाँ गांव में ही सोसाइटी बना के उनको बेलर्स देना शुरू कर दिए। अब लोगों ने बेल इकट्ठी करके और उसको बेचना शुरू कर दिया है। लगभग 2000 रुपया 1 एकड़ में से वो लाभ मिल रहा है। अगर ठीक से वो सारे काम करें, 1000 वो, 2000 वो, 3000 रुपये एकड़ का एक्स्ट्रा इनकम हो गई है किसान को। अब बहुत, मैं कहता हूँ 5 से 10% ऐसे होंगे जिनको टाइम से या तो बेलर नहीं मिला, उनको लगता है हमारी फसल लेट हो रही है, और उन्होंने उस 2000, 3000, 1000 तो हम दे ही देते हैं, वो जो 2000 और उसको मिलता है उसको छोड़ करके उसमें फिर भी आग लगाता है। उसके लिए हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, एक्ट बना हुआ है। टेक्नोलॉजी एक बताई गई है कि उसके में एक स्प्रे किया जाए और स्प्रे करके उसको उसके अंदर डिकम्पोज हो जाएगा और उसी के अंदर बहाई कर दी जाए। वो सफल नहीं हुई है, कुछ किसानों ने किया है उसको, लेकिन उसके कारण से अगली फसल उनकी होती नहीं है। जितना जल्दी डिकम्पोज होना चाहिए वो पराली, वो डिकम्पोज नहीं हो रही है, इसलिए उसके कारण से फसल कम हो जाती है। तो वो उस पर किसान अभी जा नहीं रहा। हाँ, और कोई केमिकल या इस टाइप का कोई प्रोविजन आ गया कि डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाए तो फिर वो भी मेथड चल सकता है। मल्चिंग उसकी प्रोसेसिंग के लिए कई जगह पर तो यूनिट लगा दिए हैं जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। तो उन प्लांट्स के कारण से वहाँ पानी, एक तो मैं खुद देखो क्या हूँ, करनाल का जो हमारा एक 50 MLD का एक प्रोजेक्ट लगा है, उस पानी का उपयोग इंडस्ट्री के लिए, उस पानी का उपयोग माइक्रो इरिगेशन के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन ये अभी लगभग 200 यूनिट लगे हैं, यमुना भी और भी कई जगह लगे हैं, तो ऐसे जिसमें से 700 क्यूसेक पानी, इतना ही हम उपयोग कर पा रहे हैं। लेकिन अभी इसकी संख्या और बढ़ानी है, उसको हम बढ़ा रहे हैं। और अब तो हमने कह दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री पर उसका BOD उसका टेस्ट करो, और जहाँ कहीं BOD एक लिमिट से पार हो जाता है उस जिले के ऊपर फोकस करो कि वहाँ इंडस्ट्री का कोई पानी जो है उसमें ना जाए। हमने काफ़ी कुछ यमुनानगर से लेके और सोनीपत तक काफ़ी कर लिया है। समस्या है दिल्ली का जो वेस्ट वाटर है वो बहुत बड़ी संख्या में अभी जा रहा है, वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हुआ। हालांकि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया अपने हाथ में कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ बड़े प्लांट लगाएगा। तो जो पानी फरीदाबाद और पलवल सप्लाई होता हमारा, वो दूषित बहुत ज़्यादा है जो यमुना का है। लेकिन इधर यमुना तक, यानी दिल्ली तक, सोनीपत तक कह सकते हैं, हमारी काफ़ी कुछ ठीक हो गया है। अब घग्गर में भी जो ऐसे पानी जाता है एंड का, घग्गर में भी साफ पानी जाए, उस पर भी हमने काम करना शुरू कर दिया। हरियाणा से, क्योंकि हम लोग जानना चाह रहे हैं, कैबिनेट एक्सटेंशन की बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं जब बात माना जाता है कि जो CM साहब हैं उनके इंटेंशन में कोई डाउट नहीं है, उनकी इंटेंशन बहुत प्योर है, लेकिन कहीं ना कहीं कैबिनेट कहीं वीक पड़ता है कुछ जगहों पर, कुछ डिपार्टमेंट्स में। तो एक तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आप अपने कैबिनेट से पूरी तरीके से खुश हैं व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि ऑफ रिकॉर्ड भी आप ये बात बोल सकते हैं, जरूरत है, क्योंकि हरियाणा के सामने मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में 2 बहुत बड़े चैलेंज हैं। नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर के, क्योंकि हरियाणा का जो व्यक्ति है वो जनरली माइग्रेट नहीं होता है, बाकी स्टेट के लोग हो जाते हैं और हमारे पास जमीनें कम होती जा रही हैं।
तो उनके पास क्या एम्प्लॉयमेंट के कुछ अलग अपॉर्चुनिटी इस तरीके से क्रिएट करेंगे? दूसरा, क्योंकि अगर आपका कैबिनेट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप जिस तरीके से जो प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपकी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट को लेके बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपके कैबिनेट के हर मंत्री की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी तो हम बेहतर नहीं दे पाएंगे। उसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? क्या आगे आने में टाइम में फिर कुछ ऐसा बदलाव हो सकता है जो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कैबिनेट हो जो रूट लेवल पे जाके काम कर सके? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी वाकई इस गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा की है, लेकिन जमीन तभी Just limit to your questions. Just limit to your question. देखिए, चूँकि हमारी जब चुनाव हुए थे 2019 में, ये तो हमको पता है कि किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी। जब मेजोरिटी नहीं मिलती है तो फिर कुछ पार्टियां मिल करके एक अलायंस की गवर्नमेंट चलाते हैं। हमारी अलायंस की गवर्नमेंट है। इस अलायंस की गवर्नमेंट में हम भी हैं, जेजेपी के भी 10 MLA हमारे साथ जुड़े हैं, और आउट ऑफ 9 इंडिपेंडेंट्स या स्मॉल पार्टी, एक स्मॉल पार्टी के भी कैंडिडेट हैं, बल्कि 2 हैं एक एक करके। तो ऐसों में से 7-9 में से 6 हमारे साथ हैं। तो ऐसे 6 MLA उनमें से भी हमारे साथ है, तो कुल 56 MLA का ये ग्रुप है। जो बेस्ट अवेलेबल जो लोग होते हैं उन्हीं की एक कैबिनेट बनाई जाती है। तो बनाई तो 56 में से ही है, बाहर से हमारे यहाँ कोई वो तो है नहीं है, परिषद का तो स्टेट की जो एक परिषद होती है वो तो नहीं है, MLC नहीं है, लेकिन MLAs में से ही हमने बनाते हैं। बेस्ट अवेलेबल हमारे पास जो लॉट है, हमारे 12 मंत्री पहले थे, अभी 2 दिन पहले 2 और मंत्री जोड़ के हमारे 12-14 लोगों की एक जो कैबिनेट है। इसमें कुछ कैबिनेट मंत्री हैं, 4 स्टेट मिनिस्टर्स भी हैं। बहुत अच्छा अपने अपने प्रकार से अपनी योग्यता से सब काम कर रहे हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और जहाँ भी कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम सामूहिक रूप से बैठ करके उसको दूर भी करते हैं, क्योंकि कलेक्टिव काम है। कोई एक मंत्री का नहीं है, एक केवल मुख्यमंत्री का नहीं है, ये कलेक्टिव काम है। और कलेक्टिव काम में एक दूसरे की सपोर्ट भी करते हैं। जहाँ कहीं हमें लगता है कि हाँ इस काम में कोई कमी रह गई तो तुरंत उनको साथ बुला करके मीटिंग बुला के बात करते हैं। छोटे ग्रुप में भी करते हैं, पूरी बड़ी डिपार्टमेंट की मीटिंग भी करते हैं। किसी डिपार्टमेंट में कोई कमी ऐसी हम छोड़ते नहीं हैं। कोई अचानक भी ध्यान में आ जाए तो तुरंत उसके ऊपर काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट को लेकर एम्प्लॉयमेंट में एक मिसनोमर फैला रखा है हरियाणा में कि बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है हरियाणा में। हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट 6-8% से ज़्यादा नहीं है। ये जो CMIE की रिपोर्ट जो छपती है ना कभी कभी, वो एक पॉलिटिकल टाइप का एक काम करने वाला व्यक्ति उसके पीछे है। उनको पॉलिटिकल लाभ किसी जगह दिखता होगा तो अपने से रिपोर्ट करते होंगे। हमने कभी उनको टच भी नहीं किया, पूछा भी नहीं है, जो छापना छापो। बल्कि मैं तो मजाक में कहा था, मैं इंतजार कर रहा हूँ किस दिन ये कह देंगे हरियाणा में 100% लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। अभी वो 34 तक पहुंच गए हैं। अगर 34% अनएम्प्लॉयमेंट होती हरियाणा में तो अब तक तो हमारे ही लोग कपड़े फाड़ लेते। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो अनएम्प्लॉयड हैं वो भी नहीं रहने चाहिए। 3 से 4% अनएम्प्लॉयमेंट तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना उसमें भी प्रोसेस में रहती है। आज एक जगह काम छूट गया, दूसरी जगह काम लेने में 1 महीना लग गया, यानी 3-4% तो रिवॉल्विंग में रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ 6 से 7% अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके लिए भी स्थानीय लोगों को एम्प्लॉयमेंट पहले मिले, हमने 75% का एक्ट बनाया अपना कि 75% लोग जो है हरियाणा के ही प्राइवेट उद्योग में उनको लेना होगा। तो हमने कर दिया है और उसका अब 15 जनवरी से उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। अभी केवल उसके रूल्स ये वो सब बने हैं। Okay, let's not get into हाँ, discussion. लेकिन Ladies, अब we have ठीक to हो wind गया। up by 3:30. Poonam Pandey, please, 1 minute. नहीं, आखिरी मतलब 14 इज अवर लिमिट। 14 हो गए, अब 16 थोड़ी कर सकते हैं। 14 है तो 14 ही हैं। आपने एक्सपेंशन पूछा। एक्सपेंशन तो तभी होता है जब उसको और फैलाव करना हो। 14 इज अवर लिमिट। 14 से ज्यादा हम एक भी नहीं बना सकते हैं। एक भी नहीं बना सकते। इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ एक्सपेंशन। कोई उसमें ऐसा विषय नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हमारे अच्छे सीनियर आदमी हैं, बहुत हमारे अच्छे मित्र हैं। हम जो भी कई बार बात करते हैं आपस में खुल करके करते हैं। और जैसे एक शब्द चलता है ना, ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड, तो जैसे हम हैं ऐसे ही वो हैं।
कोई बात मन में आए तो कह देते हैं, कोई उसमें चिंता नहीं, हमें भी चिंता नहीं, उनको भी चिंता नहीं, वो कह दिया ठीक है, लोगों को पता लग गया, खत्म, कोई अंतर नहीं पड़ता उन चीज़ों का। बहुत अच्छे प्रकार से, हालांकि पिछले दिनों में कोविड के कारण से अस्वस्थ रहने के बाद भी लगातार कोविड के ऊपर इतना ध्यान रखा उन्होंने, और हेल्थ डिपार्टमेंट को तो मैं कहता हूँ इस लेवल पर यानी एक सारा उसका योजनाओं को बनाने में और कोविड जैसी चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए, बहुत बड़ा योगदान है उनका। अंजलि ओझा, कादम्बरी आफ्टर अंजलि। सर मेरा नाम अंजलि ओझा है, मैं यूएनआई न्यूज एजेंसी से हूँ। सर अभी आपने किसान प्रोटेस्ट के बारे में बात की थी और आपने जैसे बताया कि फिजिकली रोकने लगे। जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, बहुत जगह बीजेपी के लीडर्स को रोका भी गया, क्या बीजेपी की पॉपुलैरिटी पे कहीं आप उसका असर देखते हैं? और दूसरी चीज है, एक उनकी मांग है कॉम्पेंसेशन लेकर के, उनका कहना है कि बहुत उनकी मौतें हुई हैं प्रोटेस्ट के दौरान, और राज्यों के ऊपर में ये है कि वो देंगे कॉम्पेंसेशन, उसके ऊपर भी कोई विचार है? देखिए, अभी तो एक फिगर के ऊपर अराइवेट होना ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों की डेथ हुई है वो कोई अस्पताल में नहीं हुई, कोई उनके पोस्टमार्टम नहीं हुए, उस प्रकार का नहीं है, या तो धरने पर बैठे हुए हैं, या एक्सीडेंट में रोड्स पर हुए हैं, या बीमारी से हुए हैं। तो इसलिए एक ऐसी जो केवल किसान आंदोलन के कारण से जिनकी डेथ हुई है उसको टैली करना, उसको कंफर्म करना ज़रूरी है। उसके लिए बातचीत चल रही है, शायद आज भी एक मीटिंग हमारे अधिकारियों की उनके साथ है, और वो जिस दिन फाइनल हो जाएगा उस दिन जो कुछ करना होगा करेंगे। ओके, कादम्बिनी प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर कादम्बिनी, सॉरी। देखिए, हमारी पॉपुलैरिटी में कोई अंतर नहीं है, और हमारी पॉपुलैरिटी केवल किसान इस आंदोलन के कारण से घटेगी बढ़ेगी ये नहीं है। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जो मैंने भी आपको बताए हैं। उन फैक्टर्स के कारण से आज हरियाणा में एक अच्छी ईमानदार सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार को सहन नहीं करते हैं, ट्रांसपेरेंसी को लेकर चलने वाली है, गरीबों के लिए योजना हम लोग बनाते हैं, किसानों के लिए कम काम नहीं कर रहे हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। वो तो एक, जिस तरह कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं, एक पेचा फंस गया तो एक पेचा फंसा था, वो प्रधानमंत्री जी ठीक कर दिया, मामला खत्म हुआ, जहां थे वहां पहुंच गए। उसके आगे अब जो हमने काम किए उसका हमको एक जो बेनिफिट होना होगा। कादम्बरी, नहीं, सर्वेश, डोंट जंप लाइक दिस, एवरीबॉडी, नहीं सब लोग क्यों में पूछेंगे। कादम्बरी, आप अपने टाइम का वेट करिए। कादम्बरी। मुख्यमंत्री जी, मैं कादम्बरी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया से हूँ। गुरुग्राम का हमने पिछले कुछ दिनों से जो विवाद देखा है उस पर आपकी राय चाहेंगे। क्या ये जो पूरा विवाद वहाँ पर खुले में नमाज को लेकर हुआ, क्या ये अवॉइडेबल था? देखिए, अवॉइडेबल था कि नहीं था इस बारे में तो मैं कुछ कह इसलिए नहीं सकता, लेकिन उसको हल करने के लिए वहाँ दोनों साइड से लोग बैठ रहे हैं, एडमिशन के साथ बैठ रहे हैं, और बैठने के बाद उन्होंने आपस में एक समझ बनाई है कि इन स्थानों पर नमाज होनी चाहिए, इन स्थानों पर नहीं होनी चाहिए। नमाज को नमाज तक रखा जाए कोई दिक्कत नहीं है, नमाज को शो ऑफ स्ट्रेंथ बनाया जाए तो उचित नहीं है। तो इसलिए ये बात मैंने पहले भी कही है कि कहीं कहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो उसके लिए अर्थ नहीं है। ये एक व्यक्तिगत इबादत का विषय है, घर में भी की जा सकती है, जो हमारे मस्जिदें या ईदगाहें हैं वहाँ की जा सकती है, और अगर कहीं ऐसा खुले में भी करनी हो तो एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन से करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आखिर हर चीज़ की परमिशन, चाहे कोई भी वर्ग हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने फंक्शंस के लिए एक सिस्टम है कि वो परमिशन लेकर के, अनुमति लेकर करें। तो इस प्रकार से कोई विवाद ऐसा नहीं है, वो सब आपस में सॉल्व हो भी गया, और बीच बीच में एक आध बात आती है तो दोनों समाजों के वर्ग के लोग बैठ करके आपस में उसको तय कर लेते हैं। दिव्या। सर, इस वक्त कोरोना एक बिगेस्ट चैलेंज है, तो ऐसे में स्टेट का क्या फर्दर एक्शन प्लान है? और आज हमने दिल्ली की सड़कों पर देखा कि किस तरीके से लोगों ने बसों में आग लगा दी, बसों के सामने आ गए। चूंकि हम पाबंदियां लगा देते हैं, स्टेट पाबंदियां लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि जो एक्चुअल फैसिलिटी है वो कितनी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% कर दिया, लेकिन ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं होती। तो आजीविका के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं? आपने कहा उसका कितना असर है, असर तो देख लिया ना, कल कार्यक्रम आता है हुआ था, आज यहाँ हो गया और वो संख्या कितनी होता था, और वहाँ तो बता रहे थे भाई कितनी 60-70 संख्या आ जाती 85 था, वहाँ 85 थी, आज कितनी है 30, आधी संख्या रह गई। ऐसा होता है कि समय के हिसाब से सब निर्णय लेने होते हैं, और जनता जो इस प्रकार की बात कहती है कि व्यवस्थाएं तो है नहीं और ये निर्णय ले लिया, वो ये नहीं समझते कि किस
बात को लेकर के निर्णय किया गया है। अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल ये है कि हमारी गैदरिंग्स थिन हो, थिक ना हो, ज़्यादा ना हो। और थिन गैदरिंग में फिर कहीं एक जगह इकट्ठे लोग ज़्यादा ना हो, ज़्यादा इकट्ठे हों तो थोड़ा डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, हाथ धोएं। अगर ये जो कोविड है किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी सरकार के लिए या मंत्री के लिए नहीं है, इस कोविड का प्रभाव तो अल्टीमेटली जो आलोचना कर रहा है उसके लिए भी उतना ही खतरनाक है। लेकिन वो समझता नहीं, वो समझता है सारी चीज सरकार की जिम्मेवारी है। और कभी कभी तो लोग ऐसा समझते हैं जैसे ये कोविड जो है किसी सरकार के फेल्योर के कारण से आ गया हो। कोविड एक नेशनल इंटरनेशनल एक फिनोमेना है। अब वो किसी के ऊपर ब्लेम गेम करते रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन अगर आया है तो सबको मिलकर के इसका मुकाबला करना है। और क्या करना है इसके लिए जिन लोगों की जिम्मेवारी होती है वो निर्णय करते हैं। वैक्सीन कौन सी होगी, आप और हम तो निर्णय नहीं कर सकते। कौन करेगा? साइंटिस्ट करेंगे। हाँ, लागू करना है तो साइंटिस्ट लागू नहीं करा सकते। लागू कराने का काम ये सरकार, हेल्थ डिपार्टमेंट, बाकी सब डिपार्टमेंट को करना होगा। अवेयरनेस पैदा करना ये सबकी जिम्मेवारी है, आपकी खास करके मीडिया में लोगों को अवेयरनेस पैदा करनी होगी कि नहीं भी एक संकट आया है और इस संकट को अगर हल करना है तो हम सबको इसका मुकाबला करना चाहिए। तो किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है। व्यवस्थाएं बनाना ये सरकार का काम है। अब ऑड इवन की जो व्यवस्था बनाई वो भी बनाई है। इसके कारण से ये होता है कि चलो आधी गाड़ियां चले, आधी ना चलें, क्योंकि एक एक परिवार में 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं। अब उसको 2 लोग मिलकर के भी आपस में एक जगह जाना होता तब भी नहीं जाते। वो अपनी गाड़ी निकालता, वो अपनी निकालता, वहां पहुंचते हैं, अच्छा अब यहाँ आ गए, अच्छा अब यहाँ आ गए। लेकिन इसमें एक बंधन जब लगा है कि आपको ऑड नहीं चलानी है, इवन चलानी है, तो ऑड वाले साहब इवन के साथ आके बैठते ही हैं, शेयरिंग करते हैं। तो वाहनों को कम चलाया जाए। और ये ऑड इवन इस कोविड के लिए नहीं है, ऑड इवन तो पोल्यूशन के लिए, हाँ, एनवायरनमेंट को ठीक रखने के लिए। तो ऐसी जो चीजें करनी होती हैं, अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, उस गोल को ध्यान में रख करके इन व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए कहा जाता है। इसमें किसी का स्वार्थ नहीं है। यही मेरा काम। सुनेत्रा जी, माइक ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो, वी कांट हियर यू। या कंट्रोवर्सी के अलावा सर देयर वाज आल्सो द अटैक पटौदी में जो हुआ वो स्कूल जो क्रिसमस डे के दौरान। तो मैं आपसे पूछना चाहती थी गुरुग्राम और उस एरिया के जो रेपुटेशन था ऑफ बीइंग मॉडर्न सिटीज, हाईटेक, सारे टेक कंपनीज वहाँ पे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये 2-3 इंसिडेंट्स की वजह से इसका जो पूरा रेपुटेशन है दैट्स टेकन अ हिट? एंड द सेकंड क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क यू था, आपने वो किसान इशू को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। आप एज अ सीनियर लीडर, नॉट जस्ट एज चीफ मिनिस्टर बट आल्सो अ बीजेपी सीनियर लीडर, कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी पर होल ब्रिंगिंग इन द लॉज, रिपील, इट विल affect BJP. So do you think, what do you think will be the electoral fallout उत्तर प्रदेश में भी और आपके स्टेट में? देखिए, पहली जो आपने वो घटनाओं की बात की, ये घटनाएं मैं समझता हूँ अच्छी नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए। इसमें इन घटनाओं को सपोर्ट करने का कोई कारण नहीं है। किसी का भी कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में व्यवधान डालना उचित नहीं है। अगर कोई किसी को ऐतराज, आपत्ति मानो किसी के कार्यक्रम पर होती है तो या तो कार्यक्रम से पहले बताएं या कार्यक्रम के बाद बताएं, या उसका आपस में कोई सोल्यूशन करना है तो उनके जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो आपस में बैठे सोल्यूशन करें। कई बार तो शंकाएं खड़ी हो जाती हैं, शक होता है कि हाँ भी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो जाएगा, ये होगा, वो होगा। इन शंकाओं के बलबूते पर ऐसी घटनाएं समाज के लिए हित कर रही हैं, अच्छी नहीं हैं। इनको सॉल्व किया जा सकता है। किसी को कोई एतराज है तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बीच में होते हैं, नहीं तो पीस काउंसिल्स बनी हुई हैं, पीस कमेटियां बनी हुई हैं, पीस कमेटी में बैठ करके बात करो। और कोई झगड़े ऐसे पहली बार हो ऐसा भी नहीं है। ये एक जिसको कहना चाहिए बहुत पहले भी होते थे, हो रहे हैं, आगे ना हो ये अपेक्षा करते हैं। लेकिन सोल्यूशन इसका जो है बातचीत ही होता है, बातचीत से सोल्यूशन करना चाहिए। दूसरा आपने कहा कि इम्पैक्ट जो है ये किसान आंदोलन वाला, देखिए आंदोलन एक तो पूरे देश भर में नहीं था, ये कुछ स्टेट्स में, खास करके हरियाणा, पंजाब, कुछ उत्तर प्रदेश, इसमें ये सीमित था। और इस 3 कानून के जो विषय हैं ये केवल, अगर इसकी बहुत ज्यादा अध्ययन करेंगे तो केवल बीजेपी का कोई ये प्रोडक्ट नहीं है।
बीजेपी की थिंकिंग से ये खड़े हुए ऐसा नहीं है। इन के बारे में आज से 15 साल पहले, 16 साल पहले 2004-5 में जब कांग्रेस आई थी उस समय से ही ये विचार चल रहे थे। इवन पार्लियामेंट में कांग्रेस के शासन के समय भी ये बातें चली, लेकिन विवाद बने रहे, इस चीज को लागू करो, इसको नहीं करो, कहीं एक प्रोविजन कहीं दूसरा प्रोविजन। इनको सबको लागू करके और कोई किसान का भला किया जा सकता है, ये मोदी जी ने पहले सोचा कि इसका भला हो सकता है। और इसमें अंदर खाते बहुत से विपक्ष के लीडर भी ऐसा मानते हैं कि हाँ इसका लाभ होगा। लेकिन चूंकि एक मूवमेंट जब चल पड़ता है, उस मूवमेंट के चलने के बाद क्या ठीक है क्या गलत है वो चीज बैकग्राउंड में चली जाती है। फिर तो मूवमेंट जो जिसने चलाया हुआ है उसको शांत करना ये जरूरी होता है। उनको बहुत समझाया, कई मीटिंग्स हुई, मंत्रियों के साथ हुई, आखिर में जब एक ही बात होती है कि नहीं मानना। अब नहीं मानना तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी बनती है कि भाई ठीक है ये नहीं मान रहे तो हम ही विड्रॉ करते हैं। इसको हमेशा हमेशा अनएंडिंग तरीके से तो नहीं चला सकते। एक साल भर हर प्रकार के प्रयत्न किए गए और नहीं हुआ, वापस ले लिया। और मैं समझता हूं कि इसमें से अगर बेनिफिट की बात भी करेंगे तो मोदी जी का कद बढ़ा है, इसमें मोदी जी का कद छोटा नहीं हुआ। लोगों ने, यानी मोदी जी के बारे में कहा जाता है बड़े कठोर आदमी हैं और जो ठान लेते वो करते हैं, ये कहा जाता है ना। लेकिन वो किसी ऐसे विषय पर इतने सेंसिटिव भी हैं कि इस प्रकार का मामला आ जाए तो उसमें से विड्रॉ भी करते हैं। तो विड्रॉ किया। बहुत लोगों ने अंदर नहीं विड्रॉ नहीं करना चाहिए था, मोदी जी कहा नहीं। एक समाज का इतना बड़ा वर्ग अगर किसी एक एरिया में भी इस प्रकार का ठान के बैठा है कि नहीं बिल्कुल ही नहीं होने देना, समझने के लिए तैयार नहीं है, तो उसका क्या करेंगे? कुछ नहीं। 3 decades in Doordarshan, 1 decade in PTI, and now I'm freelancing and I teach journalism. So my question is, आपने skewed, विनीता ने mention किया skewed sex ratio की. So according to the National Family Health Survey 2021, the ratio has definitely improved as compared to the earlier figures. But all India figures से अभी भी आपकी जो sex ratio है पीछे है. तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि क्या कदम उठा रहे हैं आप और क्या उठा सकते हैं? देखिए, इसका जो एक प्रॉब्लम हुआ है कि आप लोगों को करनी पड़ रही है, सो यू नो उस बारे में इट इज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो कि हो रहा है आपके प्रदेश में, तो उसके बारे में क्या आप कदम उठा रहे हैं? बिकॉज जो आपके हरियाणा के राज्य के लोग हैं वो एक अपने फिजिक के लिए जो कि आर्मी में, पुलिस में भर्ती होते हैं, जाने जाते हैं, so will that not disturb that you know the qualities, the strengths which these people have? And my last question is ये जो अभी फार्म लॉस में एजुकेशन हुआ तो उसके बाद हरियाणा में जाट वोट किधर शिफ्ट हुआ? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो जेंडर रेशो है वो जब हमने कार्यक्रम ये शुरू किया था 2014 के जो आंकड़े हैं वो 851 समथिंग ऐसा आंकड़ा था। क्या है, कुछ लिखा आपका? 876 तो नहीं होगा, कुछ 2014 871, हाँ 871 होगा। तो उसके बाद एनुअल जो चाइल्ड बर्थ रेशो होती है ये 923 भी टच की है। एवरेज अभी 911, 12, 13 ऐसा कुछ आ रहा है हरियाणा का, नहीं हरियाणा का। तो ये टच किया एक साल में, तो 923 भी टच किया। हाँ, लेकिन अभी ये 2 साल पिछले इस सारे काम पर फोकस हमारा, मैं सही बताता हूँ, हमारा नहीं रह पाया क्योंकि और चीज़ों पर फोकस चला गया था बहुत। ये पिछले 2 साल में हो सकता है इसमें कुछ डाउन भी आया हो, 923 से जो 911, 12 मैं कह रहा हूँ, ये दो हैं कोविड के नाते। हाँ, कोविड के नाते ये 2 साल में, तो ये 2 साल में कोविड के नाते से इन चीज़ों को हम जितना उसके ऊपर एक पूरा फोकस चाहिए था वो फोकस नहीं रह पाया। हालांकि इंस्ट्रक्शन तो वही है जो उस समय थी कि ऐसे कोई अगर टेस्टिंग कराते हैं, कोई अल्ट्रासाउंड मशीन पर जा करके वो प्री बर्थ जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसको चेक करो, FIR करो, और उसके खिलाफ जो भी एक्शन लेना वो एक्शन सब लिए हमने। यानी अराउंड 300 FIRs हैव बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट दोज पीपल। उनके कई तो अभी भी भुगत रहे हैं उसको। अब चूंकि ये कोविड हम सोच रहे थे भी ठीक हो गया है, तो इसके बारे में अभी पिछले महीने हमने एक मीटिंग की, बल्कि प्रधानमंत्री जी और से वहाँ से भी एक मैसेज आया था हेल्थ डिपार्टमेंट से सभी प्रदेशों में कि ये काम जो है दोबारा से इस पर ध्यान करो ताकि इसका हम जो एक अपेक्षित रिजल्ट है इसको हम ले सकें। हमारी एक मीटिंग हो भी गई है।
दुर्भाग्य से अब फिर ये पिछले 4 दिन से आपको पता ही है जैसा चल रहा है। अब आगे कितना किस पर ध्यान जाएगा, अभी तो कई कार्यक्रम मेरे जनवरी फरवरी के सारे मैंने आज ही बैठ के कैंसिल किए हैं, तो हम अब बैठ करके इन चीज़ों को तो तय करेंगे। लेकिन फिर भी हमारा ये लॉन्ग रन कार्यक्रम है, हम इसको 950 का जो हमारा टारगेट रखा हुआ हमने उस तक लेकर जाएंगे। टाइमलाइन तो उस समय तो यही साल था 950 का, लेकिन मैंने बताया 2 साल जैसे हम कुछ नहीं कर पाए, तो नेचुरली अगर चीज़ें ठीक चलती हैं तो आगे 2 साल तो इस पर हम रख के चलेंगे ही, कि जैसे 871 से हम 923 पहुँचे, तो और 2 साल में हम 950 अगर पहुँच जाएंगे तो दैट विल बी अ सिचुएशन जब समाज जो है उसको फिर स्वीकार कर लेता है। तो इतना अगर गैप रहता है तो सोसाइटी में कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती है, लेकिन 950 से कम है तो समस्या रहेगी। जहाँ तक ब्राइब्स को लाने की बात है, देखिए इस पर न तो हमारा कोई कंट्रोल है, न हम इस पर कोई एक्टिविटी है हमारी कि भाई कोई सरकार कहती है क्या करो क्या नहीं करो। अब जैसे एक शादी ऐसा विषय है, कौन कहाँ करता है कहाँ नहीं करता है। एक बार मजाक में एक मेरे मुंह से बात निकल गई थी, मैंने जैसे बताया ना कि कोई मैं वो नहीं करता हूँ कि भाई क्या फार्मर्स का क्या? हाँ, ऐसा कोई उसका असर नहीं है, वो तो जैसे पहले से चलता है उसी प्रकार से चलेगा। जाट इस फार्मर्स एजिटेशन के कारण से कोई जाट वोट इधर जाएगा उधर जाएगा ऐसा नहीं है। और मैं अमर उजाला से हूँ। मेरे 2 प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि पानीपत एनसीआर में पड़ता है, वहाँ की डाइंग इंडस्ट्री ने वहाँ का जो भूजल है उसको भी खत्म किया है, और वहाँ पर इसके चलते और उनका कहना है जो वहाँ के इंडस्ट्री के लोग हैं कि राज्य गवर्नमेंट ने बोला था कि वो टेक्सटाइल पार्क लेकर आएगा, लेकिन अभी तक वहाँ पर ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने पीएलपीए पर सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया उसमें सरकार की न्यू टर्न की क्या वजह रही? ये जो मैं दूसरा प्रश्न है इसको पहले उत्तर दे दो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। पानीपत तो चूंकि इंडस्ट्री आज नहीं चल रही है, तो बहुत सालों से चल रही है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की काफी गुंजाइश है, वो करेंगे। लेकिन ये जो पीएलपी वाला बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे भी लग रहा था कि आप में से कोई ना कोई इसको पूछेगा, क्योंकि इस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चलती रही है, और उस कंट्रोवर्सी में मेरे मन में एक बड़ा कष्ट चल रहा था जो अब थोड़ा सा दूर हुआ है। मेरा कष्ट जो दूर हुआ है। क्या हुआ कि पीएलपी एक्ट ये सन 1900 में पारित हुआ था, एज बैक एज 120 ईयर्स बैक, और तब आज की तरह ना तो डेवलपमेंट थी ना खेती थी, जंगल होते थे, ऐसी मिट्टी में पानी नहरों का बरसात का निकल के जाता था, बरसाती नाले होते थे, नहरें भी आज की तरह नहीं थी। उस समय जो पानी चलता था उस पानी को कारण से जमीनों का कटाव होता था। कटाव को रोकने के लिए अंग्रेज सरकार ने एक्ट बनाया, प्रिजर्वेशन ऑफ पंजाब लैंड एक्ट प्रोटेक्शन, पंजाब लैंड प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो प्रोटेक्शन मतलब वो लैंड को जो डिस्ट्रॉय कर रहा था पानी, उसको रोका जाए। रोकने के लिए उस समय एक ही चीज होती थी, जगह जगह पेड़ लगा दो। पेड़ लगाएंगे तो पानी का जो बहाव है वो थोड़ा बदल जाएगा, या एक बहाव जो है वही बना रहेगा, वो फैलेगा नहीं उधर। पहले तो पानी कभी इधर गया फैलता रहता था, नदियां भी कोई एक रुख नहीं था। तो पेड़ लगाने के कारण से वो प्रोटेक्ट हो सकती थी लैंड। अब वो चलते चलते अब फॉरेस्ट भी आ गया बीच में। फॉरेस्ट कैसे आया कि इस पंजाब लैंड प्रोटेक्शन एक्ट का कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट कौन हो, बनाया था ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने उस समय, कि एग्रीकल्चर की भी लैंड बचेगी। एग्रीकल्चर लैंड नहीं बच रही थी, सारा पानी के कारण से बह जाती थी। बाद में इस एक्ट को दे दिया गया फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट का अपना एक एक्ट है कि जहां फॉरेस्ट है उसको नोटिफाई कर दो, सेक्शन 3, 4, 5 ऐसा करके। और पीएलपीए में भी एक एक्ट में लैंड नोटिफाई होती थी 3, 4, 5। 3, 4, 5 में कि हाँ जहां लैंड कट रही है वहां पेड़ लगाने हैं, तो उसमें कोई काटेगा नहीं उसको, उसमें खुदाई नहीं करेंगे, उसमें माइनिंग नहीं करेंगे, कई तरह के उसमें वो सारे मामले थे। पीएलपी अलग था, फॉरेस्ट अलग था। फॉरेस्ट लैंड होता था जहां फॉरेस्ट लगा हुआ है, उस फॉरेस्ट में से कोई फॉरेस्ट नहीं काटेगा, उसके अंदर और कोई काम नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगी। जब पीएलपीए फॉरेस्ट को दे दिया तो पीएलपीए ने यानी फॉरेस्ट ने पीएलपीए को भी अपना पार्ट मान लिया, दोनों को एक बना दिया।
पीएलपीए के अंदर जो जमीन नोटिफाइड है वो नियरली आज के हरियाणा में नियरली 40% है और फॉरेस्ट में नियरली 3.5% है। हम चाहते हैं 3.5% को 5 करें, 6 करें, 7 करें, 8 करें, अप टू 10 ले जाएं। लेकिन पीएलपीए पहले से ही 40% है। पीएलपीए तो एग्रीकल्चर लैंड भी है। अब पीएलपीए में ये हुआ कि फॉरेस्ट में तो जो डेवलपमेंट है वो मनाई थी कि कोई आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, कोई वो नहीं दे सकते, लाइसेंस नहीं दे सकते, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते। फॉरेस्ट में ठीक है, लेकिन पीएलपीए में ये नहीं कर सकते, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। पीएलपीए में तो जमीन ना कटे, लैंड को प्रिजर्व करना है। और अगर वहां अगर नहर बना देंगे तो लैंड अपने आप प्रिजर्व हो जाएगी, कटेगी नहीं। सड़क बन जाएगी तो नहीं कटेगी, रेलवे लाइन बन जाएगी तो नहीं कटेगी, वो पानी का बाधा बनी जाती है, फिर तो पुलियां रेगुलर वो अपना रेगुलरिटी हो जाएगी। तो पीएलपीए का पर्पज ही अलग है, फॉरेस्ट का पर्पज अलग है। लेकिन एक हरियाणा सरकार की ओर से एक एफिडेविट दिया गया कि हाँ पीएलपीए और फॉरेस्ट एक ही है और इस सारे पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी। जबकि उस एफिडेविट देने से पहले कई हमने लाइसेंस दे रखे हैं जो पीएलपी एक्ट एरिया में तो आता है, फॉरेस्ट में नहीं आता। इवन फरीदाबाद के तो एचएसबीपी के सेक्टर आते हैं। आपके जो सरकारी जितनी बिल्डिंग्स हैं गुड़गांव की वो पीएलपी में आती हैं, यूनिवर्सिटीज उसमें आती हैं। इवन ये आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक गुड़गांव में ऑफिस बना है, नाइस का, तो वो उसमें आता है। अल्टीमेटली पीएलपीए पर अगर कुछ नहीं करेंगे तो 40% एरिया रुक जाएगा। फॉरेस्ट पर कुछ नहीं करेंगे, ये तो समझ में आता है। वो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसी को लागू करने की विचार कर लिया। उस लागू करने में एक वो कॉलोनी कांत एनक्लेव, उसके खिलाफ फैसला दे दिया। तब आंखें खुली कि अगर ये कांत एनक्लेव का फैसला ऐसे ही सब लागू हो गया तो 40% लैंड पर कितनी बिल्डिंगें खत्म हो जाएंगी, लोगों के घर खत्म हो जाएंगे, जो डेवलप्ड कॉलोनीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। तब इसमें से हमने अपना वो जो एफिडेविट है वो रिवाइज करके दिया, और रिवाइज करके दिया कि पीएलपीए एक्ट ये अलग है, वो लैंड अलग है। हाँ कुछ कॉमन भी है, कुछ कॉमन है, फॉरेस्ट के अंडर भी आती है, पीएलपी में आती है। हमने कहा उसको फॉरेस्ट मानो आप, लेकिन जो फॉरेस्ट में नहीं आती पीएलपीए में है उसको अलग ट्रीट करेंगे। उसमें एग्रीकल्चर भी है, उसमें डेवलपमेंट के भी है, रेजिडेंशियल भी है, इंडस्ट्री भी है, कॉमर्स, सारा कुछ है। हाँ उस जमीन का कटाव ना हो, माइनिंग ना करें, उसमें ये आता है उसमें। तो अल्टीमेटली एक ये बड़ा अच्छा, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार करके और उस पर सुनवाई शुरू कर दी है कि हाँ ठीक है पीएलपीए में क्या था, कितना था वो बताओ, फॉरेस्ट में कितना है, कॉमन कितना है, वो सारी जमीनों का लेखा जोखा करके अब उनको देना है हमने। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उस प्ली को, हमने इसमें एक अमेंडमेंट कर दिया। उस अमेंडमेंट ने ये किया कि हाँ जिन पर लाइसेंसेस दिए हुए हैं उनको उससे मुक्त रखा जाए, क्योंकि पहले बिल्डिंगें आखिर गवर्नमेंट ने ही लाइसेंस दिए हैं, गवर्नमेंट की मर्जी से हुआ, लोगों ने अपने आप तो नहीं बनाए हैं। अपने आप कोई बन गया है, इलीगल एनक्रोचमेंट है, उसको तोड़ देंगे। तो उस एक्ट में एक परिवर्तन किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा। उस एक्ट को लागू करने से पहले हमको दिखाओ, वो उनको दिखाएंगे, वो उसको समझेंगे ठीक है, उसको मान लेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हैं हम, ये कोई किसी सरकारी इंटरेस्ट में नहीं कर रहे हैं। महुआ, उसके बाद आप पूछना। मैंने बताया नॉर्मल है। लंच पे we can have lot of over food, over we'll have over. Two small questions. One is related to the farmers movement and related to what your answer here. So I think Anjali asked about the compensations to the marches of farmers, of the farmers movement. You told us that they are not post-mortem or technical reasons basically do not comply with the fact of the state government giving compensation for people who died in the movement. Now, my point to you is, as a democratic state government, the government, like it has a law and order side to it, also has a sympathetic pro-people side to it. When Prime Minister Modi decided to withdraw the laws, he was agreeing, I mean, if he could not, he was basically allowing the farmers to have their way. Post that, doesn't the state government have to go out and
reach out to the farming community, which is your state's biggest community, livelihood-wise, to show that you are sympathetic towards them and hence a compensation going beyond the technicalities. That is one question. And the second question is, if there were to be a election in your state today, what would be your one focused campaign point? देखिए, पहली बात तो ये जो फार्मर्स का कंपनसेशन का विषय है, ये ठीक है कि हमने जो विचार किया वो करेंगे ही, लेकिन अगर हमारी फिगर टैली नहीं होगी तो मैंने बताया जब गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं होता तो फिर एक बहुत लोग सामने आ जाते हैं, ये भी हुआ ये भी हुआ। जैसे अभी हमारी जो इंक्वायरी में आ रहा है तो काफ़ी लोगों की लिस्ट उन्होंने दी है। अब दो एग्जाम्पल हैं, एक तो ये है कि कोई आदमी अपने घर से चला और वो दवाई लेने के लिए जा रहा था दुकान पर मोटरसाइकिल पर, और उसका एक्सीडेंट हो गया सड़क पर, नज़दीकी धरना था, तो धरना वाले ने जाकर उसकी थोड़ी मदद की और बाद में उसका नाम लिख दिया कि ये आंदोलन के कारण से इसकी डेथ हो गई। अब इस तक अगर ऐसा करेंगे तो कितने ही नाम जुड़ जाएंगे। तो ऐसे नहीं है ना, वही तो टैली करनी है। वो लिस्ट टैली जब हो जाएगी, जब वो लिस्ट देंगे, उन्होंने दे दी हमें और हमारे लोगों ने सीआईडी के माध्यम से टैली कर लिया कि हाँ वास्तव में ये धरने पर बैठा था या किसान आंदोलन में आ रहा था, जा रहा था, किसी भी कारण से किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। विल टेक दैट फेल इनटू अवर लिस्ट। और वो बिल्कुल किसी कारण से नहीं था, एक आदमी शादी के कार्ड बांटने जा रहा और वो एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट तो सड़क पर बहुत होंगे, या मान लो कल को घर में बैठा हुआ कोई आदमी रात को अटैक हो गया। तो ऐसे जब तक फिगर टैली नहीं होगी तब तक उसको अभी नहीं, बाद में करेंगे। सब मैंने ये वही बताया। दूसरा, मैं इस प्रकार के हाँ केसेस वापसी का चल रहा है, वो हमने प्रोसेस चालू कर दिया। उसमें लगभग 280 के आसपास केसेस हैं। कुछ टू कोर्ट हुए हुए वो कोर्ट से कराने पड़ेंगे, बाकी हम अपने आप करेंगे। कुछ एक 4-5 केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, उनको हमने छोड़ देंगे, वो नहीं करेंगे। तो लाइक दैट वो सब होगा। हमारी सहानुभूति है किसानों से, ऐसा कोई दुश्मन थोड़ी हो गया, वो हमारे स्टेट के किसान हैं, हमारे अपने हैं, तो इसलिए हम उनको करेंगे। एंड सेकंड, जो आपने इफ का सवाल लगाया, मैं इफ्स बट्स में ऐसा विश्वास करता नहीं हूँ। 2 साल अभी हमें हुए हैं, 3 साल हमारे बाकी हैं। सर्टनली 3 साल डट करके हम काम करेंगे। 2 साल में कोविड के कारण से जो कुछ कामों में कमी रही है वो अगले 3 साल में प्रभु करेगा, सब ठीक हो जाएगा। सर सर्जना, क्वेश्चन ये नहीं था कि आपका कल ही इलेक्शन हो जाएगा। आपने कहा इफ एज ऑफ नाउ व्हाट वुड बी योर, आपने अब तक जो काम किया है, व्हाट वुड बी योर वन मेजर फोकल फैक्टर? व्हाट आई एम आस्किंग। मैंने बताया कि हमने जितनी ट्रांसपेरेंसी की, वो तो शुरू में ही मैंने कह दिया, जितने ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने काम किया है और जितने सिस्टम्स को बदला है, सिस्टम्स का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, और हमने जिस प्रकार से अंत्योदय के काम किए हैं, पब्लिक में एक मैसेज है कि यहाँ गलत कुछ नहीं होगा। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। कोई एक बिल्डिंग खड़ा करके गिनाना कि मैंने इतनी लंबी सड़क बना दी, इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ी कर दी, ये इशू नहीं होते हैं। कभी इन्हीं के कारण से लोग प्रभावित होते हैं। लोगों में एक मैसेज जाना चाहिए कि भी दिस गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर अस, और वो चला गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर्जना लेंगे सर, बहुत सारा बांध जाएगा। दो, मुझे 5-10 मिनट बेशक यहाँ लगा लो, लंच के लिए ना बांध दो। ठीक है, मैं जरा सर्जना, मुझे गुड़गांव जाना भी। आप हैं और फिर बीच में आपने इनका क्वेश्चन रोक दिया था बीच में। सर्वेश सर्जना के बाद आप पूछिएगा। मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम सर्जना शर्मा है। मेरा सवाल सबसे कुछ डिफरेंट है क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ। आपके बारे में एक फीडबैक है कि आप मुख्यमंत्री से ज्यादा आप प्रचारक ज्यादा हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री को बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, साम दाम दंड भेद, लेकिन अभी भी आपके ऊपर संघ का एक अनुशासित प्रचारक हावी हो जाता है। आपका क्या कहना है? क्या हर आदमी को अनुशासित नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। राजनीति और संगठन 2 डिफरेंट चीजें हैं। देखिए, मैंने अपने आप को उसी प्रकार से ढाल रखा है। जब मैं संघ का प्रचारक होता था तो उस समय जो मेरे साथी जानकर, पता नहीं यहाँ कोई बैठा है नहीं, मुझे कहते थे ये थानेदार है, ये हेडमास्टर है। लेकिन अब जो सब लोग कहते हैं क्या, बहुत अब तो भाई बहुत ही भला आदमी है, बहुत ही एजुकेशन मिनिस्टर कहते हो लैपटॉप में मूंद देते थे। तो अब तो ये किसी को कुछ कहता ही नहीं है, इसका डंडा नहीं है, इसका रोब नहीं है। देखिए, हर चीज हर समय पर निर्णय लेने का अपना अभ्यास है। कब क्या करना, ये सही समय की नज़ाकत देख करके आपको करना आना चाहिए। आखिर मुझे 7 साल हो गए हैं, तो एमएलए पहली बार बना था, पहली बार मुख्यमंत्री बना, और पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हमको कुछ नहीं आता था, ABC XYZ।
जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी प्रचारक ही थे पहले। तो मैं यानी जिस दिन ओथ हुई उसके ठीक 15 दिन के बाद मैं प्रधानमंत्री जी को मैं मिलने गया, एक जैसे होता गेस्चर कट सी, तो गया मैंने, बाकी विषय तो चलते रहे। आखिर में मैंने कहा देखिए आपने मेरी ज़मीन लगा तो दिया और मैं तो पहली बार एमएलए बना और सीधा मुख्यमंत्री बन गया, कोई अनुभव नहीं, कुछ नहीं, कोई एक सीनियर पुराना आदमी बता दीजिए ताकि हमें कोई कठिनाई आए तो आई शुड टेक हेल्प। तो कहने लगे अच्छा तुम तो मुख्यमंत्री बने हो एमएलए बनकर, मैं मुख्यमंत्री बना था जब एमएलए भी नहीं था। तो मैंने भी किसी, मुझे अपने आप आ जाता है, तुम जाओ और अपना काम करो। तो दिस वाज हिज आंसर। तो आदमी जब तैरना ना आए तो छलांग लगा जाओ पानी में, अपने आप तैरना आ जाएगा। सर्वेश आप कुछ पूछ रही थी या? नहीं आ जाएगा, याद आ जाएगा। Wait, उसके बाद मीनाक्षी देन यू। सर आई एम दिव्या फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। मैं कल्चर और टूरिज्म पे लिखती हूँ, तो मेरा सवाल उसी से रिलेटेड है। सर कल्चर और टूरिज्म में आपका फोकस ज्यादा किस क्षेत्र में और किस सब्जेक्ट पे है? ऑल्सो बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर यू हैड अनाउंस्ड 800 करोड़ प्रोजेक्ट्स फॉर सरस्वती रिवर। तो सर ये रिवर के प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएंगे? रिवर कब से बहनी दोबारा फ्लो करनी शुरू हो जाएगी? देखिए नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। टूरिज्म के नाते से तो अलग अलग जगह पर अलग अलग स्कोप है। जैसे अभी मैं पंचकुला जिले में मोरनी में गया तो मोरनी बड़ा अच्छा स्कोप है। इधर महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल में ढोसी पर्वत है, वहाँ में हो क्या है, वहाँ बड़ा अच्छा स्कोप है। हम जैसे टूरिज्म के नाते से हमारा ये जो सूरजकुंड का मेला लगता है, सूरजकुंड और इसके आसपास के जो सारे क्षेत्र हैं, पहाड़ियाँ, इसके अंदर भी काफ़ी स्कोप है। तो उस पर हमने आदमी लगा दिए हैं अपने, कुछ ना कुछ उसके अंदर आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना बहुत पर्वतीय क्षेत्रों में और बाकी जगह पर यहाँ पानी ज़्यादा हो। हमारे यहाँ पानी भी उतना नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र भी उतना नहीं है, थोड़ा बहुत है। उसके कारण से उतना हमारे धार्मिक, जिसको कहना चाहिए एक रिलीजियस कल्चरल जो टूरिज्म है, वो अब कुरुक्षेत्र का जैसे शुरू हुआ। कुरुक्षेत्र में मेले में बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। हाँ, और एक जो क्षेत्र है हमारी जो एंशियंट जो कल्चर की चीजें हमें मिल रही हैं, आर्कियोलॉजिकल, तो वो बहुत बड़ी साइट्स हरियाणा में मिल रही हैं। राखी गढ़ी है और भी कई स्थान, तो ऐसे स्थानों पर भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज भी बल्कि बैठक जो हमारी थी वित्त मंत्री जी के साथ, उसमें मैंने कहा कि राखी गढ़ी के लिए हमको एक स्पेशल कोई एक प्रोजेक्ट बने ताकि दिल्ली से और राखी गढ़ी का एक कोई हमें एक गैलरी इस टाइप की बने ताकि लोग आना जाना यहाँ से करें, सीधा कॉरिडोर बने। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स वो हैं। तो पहले तो ये सारा हम कर रहे हैं। दूसरा आपने कहा एक तो टूरिज्म का, कल्चर का, सरस्वती चूंकि हिमाचल से इसका संबंध है, हिमाचल से ही उसका ओरिजिन है सरस्वती नदी का। आज हिमाचल सीएम से मेरी बात हो गई है। हमारा एक प्रोबेबल डेट है 21 तारीख की, अगले जनवरी के महीने में। उस दिन हमारा एमओयू होगा और उस एमओयू में वहाँ एक डैम बनाएंगे, क्योंकि पानी तो बहुत कम है बरसात में जो निकलता, तो डैम बनेगा। उस डैम में से फिर लगातार कितना पानी उसमें हम रेगुलर राउंड द ईयर वो चल पाएगा, उसके ऊपर निर्भर है। तो उसकी हम अध्ययन चल रहा है हमारा, कितना पानी, कैचमेंट एरिया कितना बनेगा, पानी कितना हम रोक पाएंगे, उसका एक एमओयू हम करने वाले हैं और वहाँ से उसको फिर हम करेंगे। अभी उसको पेहवा तक, पेहवा रादर जो घग्गर तक, जहाँ तक उसका लिंक है, वहाँ तक उस पर काम चल रहा है। बाद में फिर क्योंकि घग्गर नदी के अंदर ही वो चली जाती है, विलीन हो जाता है, तो O2 तक आगे जाके, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पोर्शन करते करते और उसको एक पवित्रता का उसका जो भाव है वो उसका बने, पानी कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन लगातार चलने वाला बने और जगह जगह पर तीर्थ स्थान उसके बनने चाहिए। ऐसा उसका प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। केडीबी जो है, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, वो भी इस पर काम कर रहा है। मीनाक्षी भट्टाचार्य फ्रॉम सन्मान हिंदी डेली न्यूज़पेपर। सर मेरा जापानीज सीख रहे हैं। गुड़गांव में मैंने देखा कि बहुत बड़ा एरिया की जापानीज कंपनीज को दिया गया है। इस तरह से कितनी कंपनीज, विदेशी कंपनी को अपनी जगह दिया, कितना जगह दिया? दूसरा पार्ट सर, अभी फिर कोविड का सिचुएशन आ रहा है। गुड़गांव में एक बहुत बड़ा हिस्सा परियायी श्रमिक रहते हैं, जिसके बदौलत इन कंपनियों में काम चलता है। उनके लिए आपने कुछ किया है क्या अभी? देखिए, कितनी कंपनीज एकदम बाहर के कितने लोग यहाँ होंगे या कितनी कंपनियां काम कर रही हैं, मोटे तौर पर यहाँ जो ऑफिसेज बने हुए हैं, 500 फॉर्च्यून कंपनीज में से 200 कंपनीज ने अपने ऑफिस जो है वो गुड़गांव में बना रखे हैं। अब उन सबके प्रोडक्शन सेंटर्स यहाँ नहीं हैं। प्रोडक्शन सेंटर देश में कहीं भी हैं, लेकिन दिल्ली नज़दीक होने के कारण से, एयरपोर्ट नज़दीक होने के कारण से
और इंटरनेशनल एक कम्युनिटी के लोग ज़्यादा वहाँ रहते हैं, तो 200 कॉर्पोरेट जगत के लोगों ने अपने ऑफिस वहाँ बना लिए हैं। उस नाते से लोग रहते भी हैं यहाँ, उसमें कोरिया के भी हैं, चाइना के भी हैं, जापान के भी हैं, नॉर्थ ईस्ट यानी इसके अरब कंट्रीज़ के भी हैं, यूएस के, कनाडा के, यूके के, सब तरह के लोग हैं। लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में जापानीज़ हैं यहाँ। एकदम एग्जैक्ट संख्या तो बाद ही बता पाऊंगा। उन्होंने एक स्कूल भी खोला अपना एक, हाँ जापानीज, हाँ स्कूल भी खोला अपने। जी सर, दूसरा परिजाई के लिए माइग्रेंट वर्कर माइग्रेंट वर्कर्स का जैसे पहले से जो काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। नए माइग्रेंट वर्कर्स को हम तब लेंगे जब हरियाणा के लोगों का 75% उनको मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो कंपनी के लोग डीसी को कह करके और कहीं से भी कोई व्यक्ति आया तो उसको काम दे सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। और हमने इसके लिए जो लोग पहले से बाहर के प्रदेशों के यहाँ रहते हैं, 5 साल अगर रहते हुए हो गए हैं तो उनको हमने डोमिसाइल राइट्स दे दिए हैं। हाँ, इसलिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। यहाँ जिस प्रकार का काम माइग्रेंट वर्कर आके करता है उस प्रकार के काम हरियाणा के लोग हमारे कितने करने में इच्छुक होंगे, इतने नहीं होंगे। ज़्यादा लोगों की इच्छा रहती है सरकारी नौकरी मिल जाए। सर लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी बात कर लेंगे बिकॉज बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपने बताया कि आपका फोकस अब रहेगा, क्योंकि 2 साल से कोविड पे सब फोकस नहीं कर पाए, फीमेल रेशियो पे वर्क करने पे। अदर देन दिस, आपका फीमेल्स को लेकर, वुमेन्स को लेकर के हरियाणा में एजुकेशनली, प्रोफेशनली एंड ऑल्सो सिक्योरिटी वाइज क्या न्यू इनिशिएटिव्स ले रहे हैं फॉर द कमिंग ईयर्स? देखिए, बहुत ही हमने पहले जितने इनिशिएटिव दिए हैं, महिलाओं की शिक्षा के लिए हमने कॉलेजेस खोले हैं और जितने कॉलेजेस पिछले हमारे 5 साल में खुले हैं उसमें 70% केवल महिलाओं के खुले हैं, 30% ऐसे होंगे जो कोएड होंगे। और जहाँ See, he has to attend another meeting, so let's be very quick. Yeah. सभी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी उनको दे रहे हैं। एजुकेशन में उनके लिए साइंस कॉलेजेस हम खोल रहे हैं। जैसी फैसिलिटी, हर 20 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलेज अवश्य होगा। कहीं भी आपको 25 किलोमीटर दूर कोई कॉलेज मिलेगा ऐसा नहीं है। 20 के अंदर कहीं 15 होगा, कहीं 13 होगा, कहीं 14 होगा, कहीं 20 होगा, उसके अंदर एक कॉलेज मिलेगा आपको। इसलिए उनकी शिक्षा पर, उनके सिक्योरिटी पर हमने महिलाओं की संख्या जो हमारी कांस्टेबलरी है उसमें 10% तक तो आ गए हैं कि 10%, पहले तो ये 4-5% ही होती थी, तो 10% महिलाएं उसमें आ गई। हमारा और टारगेट है और उसको आगे बढ़ाएं। हर भर्ती में महिलाओं की भर्ती अलग से हम करते हैं। और जो हमारा दुर्गा ऐप करके एक ऐप बनाई थी उसका भी आप लोगों को जानकारी मिली होगी, उसमें भी महिलाओं की सुरक्षा में उनको एक अलग से वाहिनी, दुर्गा वाहिनी करके एक पुलिस दी गई है, गाड़ियां दी गई हैं। तो ऐसी प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उनको सबको हम हल करते हैं। और कोई भी महिलाएं कम हैं यानी लड़कों से लड़कियां कम हैं ऐसा नहीं है। हाँ, हमारी तो स्पोर्ट्स में हो, साइंस में हो, पढ़ाई में हो, स्पोर्ट्स में कितनी, हाँ तो वो तो ये है ना कि मिस वर्ड तो इसलिए बन रही है कि मिस्टर वर्ड के लिए आप किसी को भेजते ही नहीं है। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम उम्मीद करते हैं कि एक फॉर्मल प्रेस